हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं उपेन और मैं आ गया हूँ अपना और एक पॉडकास्ट लेके उपेन विथ रियल्स के साथ। और आज मेरे साथ है शांतनु जी। तो शांतनु जी जैसे कि मेरे अपने ही आदमी हैं और हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही अलग टॉपिक्स को लेकर। मैं हर एक सवाल जो मेरे मन में है, जो वो बताना भी चाहते हैं, वो हम पूछेंगे। और अभी तक आपने शांतनु जी का बहुत सारा इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने फैशन के बारे में, वो इस इंडस्ट्री में कब कैसे आए, कोलकाता नामा के बारे में, हर चीज़ के बारे में बोल चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग जिन टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं, उस टॉपिक को लेके ना वो कभी बात किए हैं, ना और कोई शायद कभी बात किया होगा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। ये तो अपना घर है। बिल्कुल, फिर भी ये मतलब मेरे पॉडकास्ट में मुझे टाइम देने के लिए और वो बातें करने के लिए आज बैठे हैं जो कोई नहीं करता है, और आपने साहस किया है वो बात सिर्फ आपके लिए। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मैं बहुत दिन से ये सुन रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो कुछ लोगों को जो शो के लिए आपको ऑफर कर रहे हैं, जो लोग वो डिज़ाइन कर रहे हैं आपका लोगो, तो आप उनको बता रहे हैं कि नहीं, आप डिज़ाइनर मत लिखो, आप फैशन क्रिएटर लिखो। तो जो कि मैं जानता हूँ उसका रीज़न क्या है। आपने बहुत लोगों को अभी कुछ महीने से आप बोल रहे हो ये बात, तो ये क्यों है वो आप ऑडियंस को बताइए कि आप ये जो डिज़ाइनर है ये बुलवाना क्यों पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो एक सच में डिज़ाइनर हो, बट ये बुलवाना आपको अभी क्यों पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ फॉर लास्ट मोर देन 35 प्लस ईयर्स। तो मैं फैशन डिज़ाइन करता हूँ। मेरा जो वजूद है आज, एग्जिस्टेंस है, फैशन डिज़ाइनर का हैसियत से है। लेकिन आप सच बोलिए, फैशन डिज़ाइनर का माने क्या है जो फैशन को डिज़ाइन करते हैं। आजकल घर घर में फैशन डिज़ाइनर है। फैशन डिज़ाइनर जो लोग हैं, आपको लगता है वो लोग फैशन डिज़ाइन करते हैं? आजकल जो हुआ है वो फैशन डिज़ाइनिंग नहीं है, वो है फैशन रीसेलिंग। फैशन भी नहीं है, वो रीसेलर है, रीसेलिंग ही है। वो लोग जाते हैं, कई तरह का कपड़े उठाते हैं, उसमें अपना लेबल कभी लगाते हैं, कभी लेबल लगाते भी नहीं है। उसका लेबल भी मैंने देखा, कभी कभी उसका लेबल भी लगा हुआ होता है जिससे माल उठाया है, लेके वो लोग मार्केट में लॉन्च कर देता है ऑडियंस को बताइए एज फैशन डिजाइनर। तो इसके मतलब जो हुआ, फैशन डिजाइनिंग जो होता है उसमें क्रिएटिव पार्ट होता है एंड दैट इज सपोज्ड टू बी द मेन पार्ट। तो फैशन क्रिएशन ही अगर नहीं होगा तो मैं किस चीज का डिजाइनर हूँ? तो मेरे हिसाब से ये फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में मेरा एक আমার এটা হচ্ছে আমি অপোজ করতে চাই, এটাকে অপোজ করতে চাই। एंड आई रियली डोंट वांट टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज अ रीसेलर। मैं रिसेलर नहीं हूँ। मैं जब एक प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ तो इसमें बहुत सारा, हम दोनों का बहुत सारा इसमें हार्डवर्क होता है, होमवर्क होता है, बहुत सारा लोगों को इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें एक सच तरह का क्रिएशन होता है। तो मैं अपने आप को आजकल फैशन क्रिएटर बताता हूँ। आई एम पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ एज अ फैशन क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल, जो मैं समझ रहा हूँ आपको ये बात बहुत ही खराब लगता है अभी जो हो रहा है। फैशन डिजाइनर अभी तो कल ही किसी को देखा, एक शो में पार्टिसिपेट किया कंटेस्टेंट, वो फैशन डिजाइनर बन गया। कल कोई मेकअप आर्टिस्ट है, वो फैशन डिजाइनर आज कहला रहा है। तो फैशन डिजाइनर के नाम से बहुत सारे लोग ऐसे भरते जा रहे हैं। और मुझे पता है क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता हो चुकी है। तो मुझे पता है कि एक कपड़ा डिज़ाइन करने में एक डिज़ाइनर अगर एक सच में एक डिज़ाइनर अगर एक कपड़ा डिज़ाइन करता है, उसमें अपना काम करवाता है, अपना डिज़ाइन करता है, अपना बुद्धि लगाता है, अपना थॉट लगाता है, तो उसमें कितने सारे पार्ट होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, वो उन लोगों को नहीं पता जो लोग अभी डिज़ाइनर ये मतलब कहला रहे हैं खुद को। तो आपका ये बुरा लगना मतलब जायज़ है। नेक्स्ट, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं, हम लोग अभी तक
मैक्सिमम शोज कर चुके हैं। 3 साल से हम लोग लगातार बहुत शोज किए हैं, बहुत इवेंट में गए हैं, तो हम लोगों को बहुत सारे शोज का वो पता चल चुका है कि लोग शोज किस तरीके से कर रहा है, अच्छाई बुराई सारी चीज पता है। तो उसमें से कुछ कुछ टॉपिक जो है, कुछ कुछ चीजें हैं जो गलत होता है शोज में, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने के लिए बैठे हैं। तो मुझे आप बताइए, आप स्टार्ट करिए कि आपको कौन कौन सा चीज जो है एक शो में, बिकॉज शूट में तो जो है, जो मॉडल जो लायक है, जो अच्छे ब्रांड है, जो सच में एक अच्छा डिजाइनर है, वो अच्छे मॉडल को लेके ही काम करते हैं। वहां पे मुझे कुछ नहीं बोलना है, शायद उनको भी कुछ नहीं बोलना होगा, बट शोज में जो हो रहा है, फैशन शोज में जो हो रहा है, पेजेंट शोज में जो हो रहा है, वहां पे जो चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, जो इंडस्ट्री का क्वालिटी खराब कर रहा है। इसलिए आज हम लोग ये टॉपिक को लेके बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो आपको लगता है कि ये सब चीजें हो रही है, फोर्सफुली हो रही है और गलत हो रहा है, जिससे इंडस्ट्री जो है वो उसका क्वालिटी खराब हो रहा है, मॉडल्स का क्वालिटी खराब हो रहा है, इस कोलकाता इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है। हाँ, मैं कैटेगोरिकली आ रहा हूँ इसमें। कोलकाता इंडस्ट्री का नाम तो खराब हो ही रहा है। एक फैशन शो जब तैरी है तक ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, और भी मॉडल्स और भी लोग हम लोगों के सामने बैठ के बोलते हैं कि हाँ कोलकाता ये खराब हो मॉडलिंग लाइन टा, तो सिर्फ हम लोग नहीं बोल रहे और सब लोग को दिख भी रहा है। जी आप बोलिए। तो प्रथम कथा एक शो एर जो एक क्वालिटी है, ताई शोर क्वालिटी है नम्बर 1 হচ্ছে যে ক্যাটেগরি অফ ডিজাইনার্স, যে ডিজাইনারদের আনা হচ্ছে। সাধারণত একটা শো যখন টেলার করা হয় তখন কি করা হয় যে একই জনারের ডিজাইনার যাতে না আসেন, একাধিক আসা, যদি 5টা ডিজাইনার থাকে 5টা জনে আসবেন, এক এক রকমের ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে আসবেন, এবং ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার্স মানে যারা প্রপার ডিজাইনার আর কি, সেটা নাম্বার 1। সেটা এখন হয় না শোতে। এখন মানুষ আসছেন শো করতে, তাদের বেশিরভাগ জায়গায় একটা অদ্ভুত কথা শুরু হয়ে গেছে, রেজিস্টার্ড মডেল। রেজিস্টার্ড মডেল মানে তারা পয়সা নিয়ে মডেল লাইন আপ নিয়ে আসা হচ্ছে। যখন রেজিস্টার্ড মডেলরা আসছেন তারা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট পে করছেন, সেই অ্যামাউন্টটা খুব একটা কমও না। সেটা অ্যামাউন্ট পে করছেন কেন? সেখানে তাদের কোয়ালিটি নেই, যে পে করছেন তাকেই মডেল লাইন আপে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সাধারণত আমাদের একটা কি থাকে, যখন আমরা মডেল লাইন আপে নিই, ছেলেরা মোটামুটি 5'10" অ্যান্ড অ্যাবাভ হওয়া উচিত এবং মেয়েরা 5'5" অ্যান্ড অ্যাবাভ হওয়া উচিত নর্মালি। কারণ শুট আর শো এর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে, আপনারা জানেন। শুটে অনেক কিছু কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করে নেওয়া যায়, কিন্তু শোতে সেটা করা যায় না। শোতে যখন একটা মডেল আপনার সামনে সোজাসুজি ভিজুয়ালাইজ করে আপনার সামনে আপনার প্রোডাক্টটাকে ডিসপ্লে করে র্যাম্পে হেঁটে আসছে, তখন আপনি আপনার প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছেন যে কিরকম হচ্ছে। তো সেখানে বেসিক কোয়ালিটিটা যদি মেনটেন না হয়, তাহলে আপনার শো করে লাভ কি, বা আপনার ডিজাইনার শোকেস করে লাভ কি? লাভ নেই। রেজিস্টার্ড মডেল নাম্বার অফ মডেলস অজস্র, 20টা 25টা 30টা। একটা র্যাম্পে আপনি 25টা মডেল তাদের 1.5 টান করে আপনি একটা বিরাট সময় নিয়ে র্যাম্পটা করায়। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইটস ভেরি বোরিং? এটা দেখতে সবসময় যে ভালো লাগে তা না, একাধিকবার ঘোরাতে হচ্ছে। কেন তো করাতে হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে রেজিস্টার্ড মডেলদের আপনি পয়সা দিয়ে এনেছেন, তাদের আপনাকে স্টেজে একটা পয়সা নিয়ে, সেটাই বলছি, দিয়ে যে এনেছেন, সেখানে তাদের একটা সময় দিতে হবে, তাদের হাঁটার জন্য একটু সময় দিতে হবে, কারণ তারা একটু স্টেজে বেশিক্ষণ থাকবে। তাদের আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে, তাদের আপনাকে একটা ট্রফি দিতে হবে, সেটা হাতে করে তারা একটা ছবি তুলবেন, তুলে তারা তাদের ফেসবুকে পোস্ট করবেন যে তারা মডেলিং করেছেন। তো এই যে জিনিসটা হচ্ছে, তো এটা একটা অদ্ভুত সিস্টেম হচ্ছে এবং এটা ক্রমশ বাড়ছে। প্রথমে হয়তো একটু একটু কম ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা শোতে গেলে সেই জিনিসটা অতিরিক্ত হচ্ছে। এখানে আমার নিজের যেটা মনে হয় যে একটা শো করতে গেলে যে আগের যে আমাদের আনন্দটা ছিল, সেই আনন্দটা আমরা লুজ করে যাচ্ছি, প্রথম কথা। আর ভেতর থেকে ভীষণ একটা কষ্ট হয়, ভেতর থেকে ভীষণ একটা রাগ হয় যে এটা আমি প্রকাশ করতে পারছি না। বিলকুল। আমি আজকে উপেনকে বলছি, উপেনের প্রোগ্রামে এসে বলছি, উপেনের প্রোগ্রাম মানে আমার নিজের প্রোগ্রামের চেয়েও বেশি আমি মনের কথা বলছি। আমি জানি না আপনারা মানবেন কি মানবেন না, এটা হয়তো কন্ট্রোভার্সিয়াল স্টেটমেন্ট, কিন্তু সত্যি কথা বলতে তো কোনো আপত্তি নেই, সত্যি কথাটা তো বলতেই হবে। তাতে যদি আমাকে আপনারা খারাপও ভাবেন, आई डोंट थिंक যে সেটা কোনো অন্যায় হবে। जी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग भी इसी इंडस्ट्री से हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी अच्छा काम करना और अच्छा काम देखना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो इंडस्ट्री है इसका लोग तारीफ करे, लोग बोले। जो मैं पहले जब मैं मॉडलिंग लाइन में नहीं आया था, मेरे लिए ये वर्ल्ड कुछ
बड़ा ही था, कुछ अलग ही था। मेरे लिए कंपटीशन, मैं समझता था कि मैं कंपटीशन के आसपास ही नहीं हूँ। तो मतलब उस टाइम जो मैं समझता हूँ कि उस टाइम बहुत ज़्यादा वो था, क्या बोलते हैं, कंपटीशन था। मॉडल जो थे कम थे, अच्छे थे। और अभी जो हो रहा है मॉडल्स के नाम पे किसी को भी स्टेज में चढ़ाया जा रहा है, किसी को भी काम दिया जा रहा है। आप लोग खुद देखते हो, आप लोग खुद जानते भी हो, आप लोग बोलते नहीं हो किसी भी कारण से। आप लोगों का रीजन है कि आप लोग नहीं बोलते, आप लोग खुद हंसते भी हो देखकर, जैसे मैं हंसता हूँ और लोग भी हंसते हैं, आप लोग भी हंसते हो। एक शोज में जाके हम लोग देखते हैं कि कंटेस्टेंट जो है, ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट स्टेज में आ रहे हैं जिनको सच में नॉर्मल वॉक भी नहीं आता है। एक नॉर्मल लड़का लड़की जो वॉक करते हैं वो वॉक भी नहीं आता है, वो डगमगा रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। कोई कोई तो लड़की जैसा चल रहा है, किसी का हाइट तो इतना छोटा। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इवन जज, मैं बैठ के हर चीज ऑब्जर्व करता हूँ बहुत अच्छे से, मेरा ये नेचर है, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। मैं बैठ के देखा हूँ जज लोग बैठे हुए कंटेस्टेंट को वो करने के लिए, जज करने के लिए, वो लोग तक जब ऐसा कोई कंटेस्टेंट आता है वो लोग हंसते हैं। मैं पीछे मेरे ऑडियंस, वो लोग हंसते हैं। उन लोगों को तक समझ में आता है कि भाई ये मॉडल अगर बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, किन लोगों को काम दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, आप लोग इंडस्ट्री को क्यों इतना खराब करो, बदनाम करो। एक शोज में जाके आदमी बैठा रहे, टिका रहे, उठने का मन ना करे, यार मॉडल क्वालिटी, यार इतना अच्छा शो, यार जजेस पैनल, यार सब कुछ, तो आदमी वहां पे बैठ के देखेगा। मेरा बस इतना बोलना है कि पैसा थोड़ा कम आप बचाइए अपने लिए, थोड़ा ज्यादा खर्चा करिए, आपका थोड़ा कम पैसा बचे, वो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन इंडस्ट्री का क्वालिटी मत खराब करिए हर तरफ से। Absolutely. Actually, it has become a business for the organizer and for the supposed to be designers who are coming. वोट के लिए है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं ये आधा आधा बढ़ते हैं या थोड़ा सा होते हैं, तो लोगों को जितना पार्टिसिपेंट ज्यादा मिलेगा तो ऑर्गेनाइजर को ज्यादा पैसा मिलता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन यही हकीकत है जी, इतना पता चला। और आप मुझे बताइए, क्या सच में ये हम लोगों का हक नहीं है बोलने का? जी है। हम लोग अगर इस इंडस्ट्री के हैं, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग का हक है ये बोलने का। बहुत सारे न्यूकमर्स हम लोग के पास आते हैं, आप बिल्कुल आके पूछते हैं सर आपका रजिस्ट्रेशन फी कितना है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये हम लोग कभी रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी शो जिंदगी में काम नहीं कर। एक बात हम लोग बताना चाहते हैं, आप भी बताइए कि हम लोग किसी भी शो में अगर अपना सीक्वेंस रखते हैं, करते हैं, ऑर्गेनाइजर अगर आपको बोलते हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है, तो हम लोग वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते। हम लोगों को उसका कुछ पता नहीं होता है। अंदर ही अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजर हम लोगों के नाम पे, कोलकाता नामा ब्रांड है, इसके नाम पे रजिस्ट्रेशन फीस करवा के आपको ये सीक्वेंस में लेता है, हम लोग मॉडल से नहीं पूछते हैं कि आपसे क्या रजिस्ट्रेशन फीस लिया हुआ है। हम लोगों का ये काम नहीं है, हम लोग नहीं पूछते। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस किसी से नहीं करवाते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन लेके मॉडल नहीं लेते हैं। हम लोग मॉडल चुनते हैं, हम लोगों को अच्छा मॉडल चाहिए होता है अपना सीक्वेंस के लिए। हम लोग बहुत ऐसा शो है जो हम लोग खराब कर चुके हैं। आज मैं जो इतना बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे भी बोलना है, तो है पॉडकास्ट इनका ही है, मैं इनका ही इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट हम दोनों ही बोल रहे हैं बिकॉज मैं भी इसका पार्ट हूँ। मैं भी उनके साथ एक जैसे ही उतना ही मेहनत देके, उतना ही लगन से मैं भी काम कर रहा हूँ, और मुझे भी आज बोलना है बिकॉज मैं बोलना चाहता हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और इनके जैसे और कुछ लोग और 10 लोग अगर बोलना स्टार्ट करें ना, आगे आए या सच बताएं, बिल्कुल बस सच बताएं। अगर वो लोग बताएंगे, हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी के साथ हम जस्ट ये बोलना चाहते हैं कि एटलीस्ट जिनके साथ आप बातचीत करते, उठते बैठते हो, वो अगर एक शो ऑर्गेनाइज करता है, आपको पता है कि वो भी शो में ये सारी चीजें कर रहा है, आप एटलीस्ट उसको बोलिए कि प्लीज शो का क्वालिटी ठीक करो, मॉडल लाइनअप ठीक करो,
मेरे जैसे उनके जैसे 10 लोग अगर बोलना स्टार्ट कर देंगे हम लोगों का सुन के, और वो 10 लोगों में से अगर उसमें से सुन के एक दो तो सुनना स्टार्ट कर देंगे और लोगों को बोलना और समझाना स्टार्ट कर देंगे कि ये तो सही बात है, क्वालिटी खराब हो रहा है काम का, कोलकाता में मॉडलिंग इंडस्ट्री का बदनामी हो रहा है, तो प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा इस चीज को ठीक करिए। आप लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और एक बात आप मुझे बताइए कि पेजेंट शो में लड़का लड़की लोग बहुत भरोसा, बहुत जो लोग सच में डिजर्व भी करता है और जो लोग सच में बहुत मेहनत करके आता है, वहां पे अगर जो डिजर्विंग है उसको भी पता होता है कि ये 15 लोगों में से मैं शायद थोड़ा ज्यादा डिजर्व, ये होता है, एक आदमी अपने आप को भी समझ पाता है, तो शायद मैं थोड़ा डिजर्विंग हूँ, वो शायद ये कॉन्फिडेंट ना हो कि मैं ही फर्स्ट होऊंगा, लेकिन लगता है कि मैं एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड आऊंगा, है ना। तो जहां पे ऐसा होता है कि वहां पे वो लोग तो पीछे ही रह गए, ऐसे लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जा रहा है जो लोग बिल्कुल भी डिजर्विंग था ही नहीं, जिन लोगों को वो लोग खुद ग्रूमिंग क्लास में हर जगह मिले हैं, करते हुए देखे हैं, और वो लोग जानते थे कि ये लोग तो नहीं होने वाला, होंगे तो हम या वो एक दो लड़का है जिन लोगों को देख रहा हूं कि मेरा कंपटीशन है, समझ में आता है ना। तो जहां पे उन लड़का या लड़की लोग को पता चलता है यार हम लोग पीछे खड़े हो रहे हैं, ये मतलब रह गया, और जिन लोग हम लोग सोचे थे कि ये लोग तो होगा ही नहीं, ये लोग कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो वहां पे जो उन लोगों का हार्ट ब्रेक होता है, मैं रोते हुए भी देखा हूँ लड़कियों को, लड़कों को भी बहुत अपसेट होते हुए देखा हूँ, तो क्या ये सही है? उन लोगों का हाई नहीं लगता होगा? मैं आता हूँ, कैटेगोरिकली मैं बोल रहा हूँ। मैं पहले जिधर भी जजमेंट में जाता है, इतना सारा मेरा जजमेंट के लिए जो आता है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजर को पूछता है जो ये जजमेंट सही है कि नहीं, मतलब आप लोग ट्रांसपेरेंटली करने दोगे मुझे, बिल्कुल, तो हम आएंगे, बिल्कुल, तो ठीक है। जब वो लोग हाँ बोलते हैं तो हम जजमेंट के लिए, हम जजमेंट पैसे के लिए नहीं करते, आप जानते हैं। मैं कुछ भी चीज पैसे के लिए नहीं करता हूँ। हम इतना महान नहीं है जो मुझे पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल मुझे पैसा चाहिए, लेकिन मुझे मेरा हक का और मेरा हक वाला पैसा चाहिए, ईमान बेच के जी कुछ भी करके पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे शोज भी बढ़ाना नहीं है, मुझे आना है इसी शोज में जिसमें मैं मेरा अंदर का सच बात बता सकूं और उसी हिसाब से वो लोगों का जजमेंट हो। नंबर 1। नंबर 2, आके हम देखते हैं जो भी होता है। फर्स्ट तो हम बोलते हैं एक सिस्टम जो बन गया है, ये सिस्टम जो है 20-30 जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आज एक सिस्टम हो गया। पहले जो हमारे जमाने में था उसमें से टॉप 10 चुना लिया जाता, टॉप 10 से फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होता, फिर उसी में से फर्स्ट सेकंड थर्ड चुना जाता, फिर उसी टॉप 10 के अंदर ही आपका सबटाइटल कभी भी होता है, या सबटाइटल के लिए सबको दिया जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, पहले से पहला जो सेमीफाइनल है, ये आप इसके पहले वाला जो है सबटाइटल है, वो उस दिन नहीं, आगे से जो होगा सबटाइटल है तो जब से स्टार्ट हो रहा है तब से लोडिंग शुरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग शायद नहीं आए थे टॉप 10 में, लेकिन वो टॉप सबटाइटल के हकदार है, बिल्कुल हो सकता है, ये गलत चीज होता है। नंबर 1। नंबर 2 होता है 30 आदमी 20 जो पार्टिसिपेंट है सबको स्टेज पे उठाया जाता है, ये ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है। इसमें से आप करके क्वेश्चन आंसर राउंड, कल जैसे आप बोल रहे थे, हम लोग जब बात कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हो और वो आपका खत्म हो 30 आदमी का, तो लास्ट जो हो जाए उसका हौसला भी खत्म हो जाता है, उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाता है, स्टेज में खड़ा होते होते उसका क्या होगा, सुनते सुनते वो तो कंफ्यूज हो जाएगा जी, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, फ्रेशनेस ऑफ माइंड खराब हो जाता है। तो उसमें से एक चीज है, क्यों उसमें से 3 आदमी को चुना जाता है, 3 आदमी को चुन के बाकी सारा लोग को सबटाइटल दिया जाता है। सबटाइटल के मतलब इतना सबटाइटल कहां से आता है मुझे समझ में नहीं है, इतना सबटाइटल नहीं होता है, नहीं मेरा इनोवेशन की मैं दाद देता हूं सबटाइटल का, मतलब इतना सबटाइटल और सबटाइटल का नाम जो मतलब वो लोग खुद क्रिएट भी करते हैं, जी करते हैं, इसमें आपका सैशे ट्रॉफी सब कुछ देते हैं। क्यों কেন না কন্টেস্টেন্টদের মুখ বন্ধ করার জন্য, না ঠিক আছে আমি তো একটা এখানে স্যাশে পড়ি এবং কোনো কোনো জায়গায় আবার ক্রাউনও দেয় সবাইকে, সাবটাইটেল কেউ ক্রাউন দেয়, তাহলে সবাই ক্রাউন করে একটা ছবি যখন হয়ে গেল বলে আমি মোটামুটি একটা ক্রাউন পেয়ে গেছি, স্যাশে পেয়ে গেছি, আমার আর না হলেও চলবে, হি ইজ হ্যাপি, হি অর শি ইজ হ্যাপি ফর দ্যাট। তো এই একটা অদ্ভুত সিস্টেম, যে সিস্টেমটা এরকম। এবারে আসি আমি ধরুন এত কিছুর পরেও আমি আমার ये লিস্টটা হ্যান্ড ওভার করলাম অর্গানাইজারের কাছে। স্টেজে যখন অ্যানাউন্সমেন্টটা হলো 10টার মধ্যে 7টা কেসে ঠিক হয়, কিন্তু বাকি 3টে কেসে যেটা হয় সেটা হচ্ছে দেখা গেল যে একজন অন্য জনারের লোক এসে এখানে দেখা গেল যে টাইটেল উইন করে দাঁড়িয়ে রইল স্টেজে।
যেটা আমরা বলিনি। কিন্তু সেক্ষেত্রে কি হলো তাহলে, তার মানে বোঝা গেল ওটাও ফিক্স করা, আগে থেকে ঠিক করা ছিল যে ওটা হবে। তো এবারে আপনি বলুন যে আপনার তখন মানসিক অবস্থাটা কিরকম লাগবে। আমার জায়গায় আপনারা হলে কি করতেন? আজকে আমি যে কথাগুলো বা ওপেন এই যে দেখুন হাঁপিয়ে গেছে কথা বলতে, তার কারণ আপনারা বুঝতে পারছেন ওর মধ্যে কতটা ফ্রাস্ট্রেশন আছে এটা নিয়ে। সেটা যখন এক্সপ্রেস করছে তখন বোঝা যাচ্ছে দেখুন আমরা যেটা বলছি সেটা একেবারেই আনফিল্টার্ড এবং আমাদের মনের কথা, আমরা কোনো কিছু লুকিয়ে বলছি না। তাই এটাকে আপনি কি বলবেন, অন্যায় বলবেন না আপনি সাপোর্ট করবেন? বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা তাদের যে মনে ডিজায়ারটাকে নিয়ে এখানে আসছে, তারা 3 দিন 4 দিন 5 দিন কষ্ট করে এখানে দাঁড়াচ্ছে, অ্যাটলিস্ট আপনি তাদের সিলেকশনের সময় অ্যাটলিস্ট অনেস্ট থাকা উচিত তো না? তাদের গুলোর জন্য ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পজিশনের জন্য অনেস্ট থাকা উচিত। এবারে আমি বলছি না আপনি ব্যবসা করবেন না, আপনি ব্যবসা করুন, আপনি কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বা কন্টেস্টেন্টদের মধ্যে যারা উইনার হবেন তাদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করাতে আমার আপত্তি আছে। আমি এটাকে मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, मैं देख नहीं पाता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। एग्जैक्टली আমি এটা मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता Exactly. है, क्योंकि मैं खुद जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो एक 5 साल पहले मैंने एक शोज में पार्टिसिपेट किया था, एक ही शोज में जो बोलपुर शांति निकेतन में हुआ था। वो शो मैं बता नहीं सकता कि जो भी किया था, मुझे अभी ऑर्गेनाइजर का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो शो छोटा था बट इतने अच्छे से उन लोगों ने सारी चीजों को किया हुआ था। वहां पे कोई भी वो नहीं था, फिक्सिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो वो बोल रहे हैं कि ये बात सही है, अगर 20-30 एक ही कैटेगरी के, मान लीजिए फीमेल मॉडल 30 है या 20 है, 30 या 20 को स्टेज में चढ़ाया जाता है और वहीं से फाइनल फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं। आपको सेमीफाइनल और भी जो पड़ाव है वो सब करके छांटते हुए आना चाहिए। जो एक शो का वो होना चाहिए, मेन फॉर्मेट होना चाहिए, जो मुझे पसंद है और लोगों को भी शायद यही पसंद है। क्योंकि आप 30 लोगों को स्टेज में चढ़ा रहे हो, एक एक राउंड खत्म होने में 1.5 घंटा लग जाता है, लोग बोर हो जाते हैं, जज बोर हो जाते हैं, ऑडियंस बोर हो जाते हैं। अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज किसमें होता है जानते हैं? क्वालिटी में। बिल्कुल क्वेश्चन आंसर राउंड शॉर्ट हो जाता है, क्राउनिंग शॉर्ट हो जाता है, जिनके तब टाइम शॉर्ट हो जाता है, तब जाके शो खत्म होने वाला बात है, लोग खाली हो जाता है, ऑडियंस खाली हो जाता है, प्रॉपर सारी चीजें नहीं हो पाती है, टाइम कम हो जाता है, इसलिए प्रॉपर सारी चीजें नहीं हो पाती। जैसे कि आपने बोला कि अभी आप लोगों से ये पूछ के जाते हो कि मैं जहां जजमेंट में आ रहा हूं यहाँ पे कोई फिक्सिंग तो नहीं है, मैं जो अपने जजमेंट सीट में लिखूंगा वही फाइनल होगा ना, जो जज लोग बैठे रहेंगे, जो होगा डिजर्विंग उसको हम लोग कर रहे हैं तो वही होगा ना। तो आप अभी ये बात करके जाते हैं, तो मुझे एक बात जो है याद है, तो मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल पहले होगा शायद एक शो में, जो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजर का नाम नहीं ले रहा हूँ, शो का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे ये हुआ था कि मैं भी साथ में जाता हूँ हमेशा, और वो मतलब जजमेंट में थे। हम लोगों का सीक्वेंस था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, वो जजमेंट में थे और भी लोग जजमेंट में थे। वहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो लिस्ट बना के दिया ऑर्गेनाइजर को, ऑर्गेनाइजर वहां पे उन लोगों को ना करके किसी और को फर्स्ट बना दिया। फिर स्टार्ट हुआ ऑडियंस, मतलब उनके घर के लोगों का, एक औरत बोलना स्टार्ट कर दी, चिल्लाना स्टार्ट कर दी कि এতগুলো ছেলে মেয়েদের মধ্যে কি ওই মেয়েটা ডিজার্ভিং ছিল যে হাঁটতে পারছিল না, না যে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না, সে উইনার, সে কি করে উইনার হয়, কে জাজ? আপনারা জাজ, আপনারা আপনাদের নামে ফেসবুকে আমি পোস্ট করব, আপনারা জাজ, জুতো খুলে মারবো, এই ধরনের কথা শুরু হলো, চিল্লাচিল্লি স্টার্ট হলো। তখন আমি বসে বসে চিন্তা করলাম कि এটা तो खूब खराब होच्छे, यहाँ पे तो बदनामी आप लोगों का हो रहा है, और ये लोग भी अपने आप में बात करें ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये लोग ऑर्गेनाइजर को भी कुछ नहीं बोल रहे, और मुझे बहुत खराब लग रहा है। तो वो लेडी बहुत हंगामा स्टार्ट करती, उसका पापा और भी लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, और वो लोग बहुत गंदा गंदा बात बोलने लगे। मैं उस लेडी को गलत नहीं बोलता, आपने जो किया था बहुत सही किया था, ऐसे लोग भी होना चाहिए जो खड़े हो, जो जिनको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पार्सलिटी हुआ है, यहाँ पे पैसा लेके जिताया गया है, वहां पे आप लोग खड़े होइए। नहीं होइएगा तो हर शो में ऐसे ही होगा। तो ये लोग उठ के जा रहे थे,
तो जा रहे थे तो लिफ्ट के पास मुझे, मैं सोचते सोचते जा रहा था कि मैं होता तो मैं उठ के नहीं गया होता, मैं स्टेज में चढ़ता, माइक लेता और बोलता ये मेरा जजमेंट नहीं है, बोल के मैं निकल गया होता। तो मैंने उनको बोला, लिफ्ट में हम लोग चढ़ गए थे, मैंने बोला आप लोग जा क्यों रहे हो, आप लोग भाग क्यों रहे हो, आप लोगों को तो गाली दे रहे हो वो लोग, बोल रहे फेसबुक में आप लोगों का क्या नाम है, हम लोग पोस्ट करेंगे, जूतों खुले मारबो, ये सब आप लोग डिजर्व करते हो, आप लोगों का तो जजमेंट नहीं था, तो आप लोग क्यों सुन के भाग रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि हाँ आप लोगों ने किया। तब जाके इन्होंने और उनके साथ जो भी जजमेंट में थे वो लोग बोले हाँ ठीक है। मैं बोला आप लोग चलिए स्टेज में जाके बोलिए। ये लोग आए स्टेज में, इन्होंने माइक लिया और बोला जी एटा आमादे जजमेंट ना, एटा चेंज करे देवा होयेछे। फिर वहां पे वही लेडी, वही फैमिली और जितने लोग थे, जितने कंटेस्टेंट थे, सब लोगों ने ताली बजाया और बोला कि ये होते हैं असली जज, असली इंसान जिसने किया नहीं था और जिन्होंने आके बता दिया सच्चाई। तो इनको बहुत लोगों ने तारीफ किया। फिर ये लोग इज्जत पूर्वक, जिसको बोलते इज्जत के साथ, जब वो लोग निकल रहे थे बेइज्जत होके निकल रहे थे, वो लोग इज्जत के साथ निकले हैं उस टाइम। तो यही चीजें उनके बाद से ही शायद वो अब हर जगह पूछ लेते हैं कि यहाँ कोई फिक्सिंग नहीं है तो मैं आऊंगा जजमेंट में, है ना जी। बिल्कुल जी। तो इसके बाद मुझे आप मुझे ये बताइए कि ऐसा भी हो रहा है कि शोज में शो स्टार्टर, शो स्टॉपर, तो शो स्टॉपर जो है हम लोग जितना जानते हैं, शो स्टॉपर जो होता है नॉर्मल जो मॉडल्स है उससे बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काम में अपने फील्ड में ऊंचे होते हैं नॉर्मल मॉडल जो खड़ा है। तो यहाँ जो मैं देखता हूँ कि नॉर्मल मॉडल जो खड़े हैं, जो नॉर्मल सीक्वेंस किया है, उससे भी मतलब जो नया है या कुछ भी नहीं जानता है उसको शो स्टॉपर बनाया जाता है, आई थिंक पैसे लेके। तो ये सब चीज के बारे में आप थोड़ा बताइए लोगों को। शो स्टॉपर इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। शो स्टॉपर कौन होता है? जो आके शो को स्टॉप करते हैं। आप एक अच्छा शो देख रहे हो, जो शो स्टॉपर आ रहा है उसको देख के आपको शो स्टॉप करना है, तो क्या है वो? शी और ही इज ए सर्टेन पर्सनैलिटी होता है, उसका एक अपना जॉनर होता है, उसका एक फील्ड होता है, उसका एक करिश्मा होता है, उसका एक लुक होता है, तो वही होता है शो स्टॉपर। शो स्टॉपर लोग ऐसे थम देता है। आजकल जो हो रहा है, दो चीज हुआ है, एक है शो ओपनर, एक शो स्टॉपर। पहले शो ओपनर बोल के कुछ नहीं था, लेकिन आजकल हर शो में देख रहे हैं शो ओपनर, शो स्टॉपर, ठीक है। तो जो लोग आते हैं, वो लोग जो आते हैं वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं। जो लोग मॉडल लाइनअप होता है, ये लोग उससे भी जूनियर होता है, इन लोग को चलना नहीं आता है, इन लोग को बॉडी लैंग्वेज नहीं आता है। अगर आप इन लोगों से सही तरह से इंट्रोडक्शन भी पूछो, ये लोग इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इन लोग के अंदर वो चीज है ही नहीं। क्यों शो स्टॉपर है? पैसा। इन लोगों के पास पैसा है खर्च करने के लिए, वेस्ट करने के लिए। आई शुड से वेस्ट नहीं तो ये क्या है? आप घर का पैसा या अपना पैसा, खटने का पैसा लगा रहे हो, क्यों? इतना बड़ा एक ट्रॉफी मिलेगा, इतना एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और जाके एक पिक्चर मिलेगा, या कोई सेलिब्रिटी के साथ एक पिक्चर आप ये बोर्ड के सामने उठा के पोस्ट करोगे फेसबुक में, क्या मैं शो स्टॉपर हूँ, शो ओपनर हूँ? एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर में जाओगे और वही ट्रॉफी आपने आपने देखे हुए, अपने आप से पूछ सकते हो कि ये आपने अर्न किया, ये ट्रॉफी आपने अर्न किया या आपने खरीदा? आप जाके दुकान से भी खरीद सकते हो। बिल्कुल। आप 20,000 रुपया खर्चा कर रहे हो, वो ट्रॉफी का दाम है 2,000 भी नहीं, तो आप जाके खरीद लो, 10 ट्रॉफी खरीद के वो दीवार में लगा लो। इससे मुझे लगेगा वो अच्छा है, शो पीस होगा। लेकिन ये मत करिएगा, लेकिन ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जो लोग कर रहा है उन लोगों से भी होना चाहिए, जो लोग करवा रहे हैं उन लोगों से भी होना चाहिए। किंतु क्यों करबे ना? बिकॉज इट्स बिकमिंग अ सिस्टम। आई मस्ट से, starting from winner fixation, showstopper fixation, show opener fixation, it has become a regular norm जो सब लोग कर रहे हैं और ये बिजनेस बन गया है। तो ये शो एक बिजनेस है। लोग आज एक शो खत्म कर रहा है, इमीडिएटली विद इन अ मंथ्स टाइम दूसरे शो का वो आते हैं पेजेंट के लिए, फिर से वो लोग ऑडिशन चालू कर देते हैं।
ये चल बिल्कुल, रहा है, ये जैसे हम लोग बात करते हैं जी। कि इतने शोज लोग कर कैसे रहे हैं, जी। इतना प्रॉफिट है शो करने जी, में, बिल्कुल। पैसा कहाँ से आता है वो अभी हम लोग को समझ में आ गया है। और हम लोग जो इतना बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग इतना सोच कर चुके हैं और इतने सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं, गलत चीजें हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जिस वजह से हम लोगों को लगता है कि हम लोग ये बात कर सकते हैं। और एक बात करूंगा उससे पहले और एक बात बोलना चाहता हूँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए हम लोग का अभी जो परसों जो शो है 27 को 28 को शायद, ओके। तो वो शो जो हम लोग कर रहे हैं विश्व का जोगी के साथ, जो मेरा कोलैबोरेशन है हम लोग का, जिसमें हम लोग का वेडिंग सीक्वेंस है, हम लोगों ने किस बेसिस पे मॉडल को चुना है, हम लोग कुछ आपका प्रोफेशनल मॉडल्स लिया, वो भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज, उन लोगों का लुक सब ठीक है। बाकी लोगों को मैंने किस लिए लिया, क्योंकि उन लोगों का पर्सनैलिटी है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स। कोई मिसेस इंडिया इंटरनेशनल है, कोई एक होम मेकर है, बिल्कुल टिपिकल होम मेकर है, लेकिन उसके अंदर वो है जो हम लोग सच में सामने लगा था। हम लोगों का सीक्वेंस के लिए जैसे मॉडल्स का जरूरत था, हम लोगों ने उस हिसाब से मॉडल सिलेक्शन किया हुआ है। और उसको कौन चुना? आपने चुना, क्योंकि आपने चुना क्योंकि वो आपका पसंद था, आपने उसको देख के बोला था जी। दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट ऑल्सो। तो ऐसे देखिए, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट हम लोग किसी के थ्रू से ऐसे करें जो लोग डिजर्व करते हैं। शायद वो लोग मॉडल इंडस्ट्री में नहीं है, शायद वो लोग अपने जॉनर में वो सक्सेसफुल है, तो उन लोगों को हम लोग सामने लेके आते हैं। वो टीचर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, थिएटर पर्सन हो सकता है, एनीबॉडी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक अच्छे डिजाइनर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग खुद सोचिए कि हम लोग खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग सही बोल रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं। अगर आप एक शोज में जाते हो, आप अपना डिजाइन शोकेस कर रहे हो और वहाँ पे आपको मॉडल दिया गया लड़का या लड़की ऐसा ही जिन लोगों को वॉक तक करना नहीं आता है, हाइट सही नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, सब चीज में, फिर आप सोचिए कि आप जिस कपड़े में इतना मेहनत किए हैं उसको पहनाते हैं, जब आपको बुरा नहीं लगता यार किसको कपड़ा दे रहा हूँ, कौन मेरा कपड़ा पहन के हाट रहा है। वो रैंप जब वो लोग चलता है आप लोगों को भी अच्छा लगता है, आप लोग भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो ना। तो आप लोगों से मैं मतलब दरख्वास्त करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग भी आवाज उठाइए और बोलिए कि मॉडल लाइनअप जो शो में रजिस्ट्रेशन करा के लोगों से पैसा लेके शोज किया जा रहा है वो बंद हो, ताकि नॉर्मल जो मॉडल्स है, जो लोग नया अच्छा है, जो लोग डिजर्व करता है, उन लोगों को मौका मिले, उन लोगों को थोड़ा पैसा भी मिले। तो और एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो उन्होंने बोला कि ये जो फिक्सिंग जो चीज है या रजिस्ट्रेशन जो है, मैं उन लड़का लड़की के लिए बोलना चाहता हूँ, क्या तुम लोग सच में बहुत सेटिस्फाइड होते हो? तुम लोगों में आत्मसम्मान बोल के कोई चीज नहीं है, या तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग एक चीज खरीद रहे हैं पैसा दे के, ये मैंने मेरे कैलिबर से, मेरा टैलेंट से मैं नहीं कमाया हूं, और उसी चीज को तुम लोग इतने अच्छे से फोटो क्लिक करके पोस्ट करते हो और लोगों को दिखाते हो कि हाँ मैंने विन किया। आपको क्या लगता है कि पब्लिक, ऑडियंस और जज और जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग एक शोज में या कहीं भी, वो लोग इतना पागल है कि वो लोग समझ नहीं पाता है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के, ईगो अपना एक चीज वो नहीं है। आप लोगों को अगर कोई बोल देना कि आप मतलब इस लायक को एक बड़ा कोई ट्रॉफी दे दे तो आप वो भी जाके स्टेज में ले लोगे, लेकिन आप लोग ये जज नहीं करते हो कि क्या मैं सच में उस लायक हूँ। ऐसे इंसान कहाँ गए, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। हमारे एक लड़का लड़की इतना ही खुश होके ट्रॉफी लेके और वही फिर से दूसरा शो में जाके पैसा देके इतना बड़ा ट्रॉफी लेके खड़ा हो जाता है। क्या तुम लोगों को सच में, तुम्हारे घर पे भी लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा कैसे पैसा दे देते हैं? तुम लोगों को क्या लगता है? लोग हंसते हैं, मैं हंसता हूँ, ऑडियंस हंसते हैं, तुम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया? नहीं, सब लोग जानते हैं कि तुम लोगों ने कैसे, क्योंकि दिखता है, आंखों से सबको दिखता है और सबको समझ में आता है कि कौन डिजर्विंग है किस चीज का ट्रॉफी तुमको मिला है और क्यों मिला है। तो अब खुद को वो करो ना, जो चीज तुम डिजर्व करते हो उसके लिए सपना रखो, उसके लिए खुश हो। सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट में मॉडल एक्टर लिख देने से मॉडल एक्टर नहीं हो जाओगे। अगर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर इतना ही डिजर्विंग
तुम लोग हो कि हर शोज में जाके जीत जाते हो, इतना बड़ा बड़ा ट्रॉफी मिल जाता है, क्यों नहीं अच्छे डिजाइनर तुम लोगों को काम पे लेते हैं सूट के लिए? मुझे ये बताओ, क्यों नहीं लेते हैं? आप लोग सोच तक ही आप लोग लिमिटेड रहोगे, बिकॉज सोच में ही ये सब चीजें होता है। मैं अभी तक नहीं देखता हूं कि कोई डिजाइनर, कोई अच्छा डिजाइनर इतना कॉम्प्रोमाइज करता है कि एक बेलायक, जो लायक नहीं है मॉडलिंग करने का, मॉडल बनने का लायक नहीं है, उसको लाके शूट करा रहा है। मैं नहीं देखा हूं। तो आप लोग सोच तक ही लिमिटेड रहोगे और वो दिखावा करके ही आप लोग पूरा जिंदगी दिखावा करके ही जाओगे। तो ये प्लीज आप लोगों को भी बोलता हूं, बंद करो। ऑर्गेनाइजर को तो रिक्वेस्ट कर ही रहा हूं कि आप लोग भी, और एक बार, हाँ, अगर कोई ये बोलता है कि आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है तो आप लोग शो करना बंद कर दो ना, तो वहां पे मेरा जो जवाब है, पहले आप बोलिए आपका क्या जवाब है, फिर मैं बताऊंगा कि मेरा क्या जवाब है। कोई अगर ये बोलता है, शो तो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर ही दिया है, शो करने का क्यों बंद नहीं करेगा? क्योंकि आई एम फ्रॉम दिस फैशन इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। फैशन वर्ल्ड, फैशन इंडस्ट्री मेरा अपना परिवार है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूंगा? कोई गलत काम के लिए मैं इसे क्यों छोड़ूंगा? बिकॉज मैं इसका ऊपर में जैसे है फादर फिगर जैसा हूं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं फैशन इंडस्ट्री को, मैं इसमें रहूंगा, मैं अपना बात बोलते रहूंगा। और अच्छे जो शोज है, ऐसा बात नहीं है थोड़ा अच्छे शोज, अच्छा ऑर्गेनाइजर नहीं है, मैं उन लोगों के साथ काम करेंगे, हम उनके साथ काम करेंगे, मेरा अपना प्रोडक्ट उसमें शोकेस करेंगे और अपना बात बोलते रहेंगे। लेकिन जो लोग ये सब नहीं है तो हम नहीं आएंगे। बात सुन के अगर मुझे बुलाना भी नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर मैं अपने अंदर सच रहूं, मैं एक बात आपको ये भी बोलना चाहता हूं, आप जानते हो मेरा करियर का 80% टाइम हम पब्लिक इसमें फेस में नहीं था, हम नहीं आते थे, दुनिया का सामने नहीं आते थे, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल थोड़ा सा वो नहीं लगता था, कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो कोविड ऑनवर्ड्स टाइम जो हुआ, एक तो कोविड टाइम में था जो मुझे लगा, जो मुझे अभी थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए जरूरी, और फिर आप जब मेरे लाइफ में आए हो 5 साल पहले, तो आपने मुझे समझाया, वी हैव डिसाइडेड ही इज विथ मी, सो वी हैव स्टार्टेड डूइंग शोज मतलब इतना शोज हुआ, इतना शोज हुआ, जजमेंट जी जजमेंट हुआ, शोज हुआ, स्पेशल गेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। तो एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, বলতে চাই যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিসও আমার জীবনে আমাকে কেউ করে দেননি। each and everything which I have with me সেটা আমি আর্ন করেছি, আমি নিজের হাতে করে কষ্ট করে সেটা পেয়েছি। সেই জন্য আমার যখন কোভিডের সময় আমি যেটা বলছিলাম, প্রথম যখন আমি এসেছিলাম, তখন যখন প্রথম একটা কি দুটো ট্রফি আমার ঘরে এসেছিল, সেই ট্রফিগুলো আমি রোজ অফিসে এসে বসে দেখতাম, বাবা আমি ট্রফি পেয়েছি, দেখুন আমার ওখানে সামনে। আজকে আমার ঘরে ট্রফি রাখার জায়গা নেই, কয়েকশো ট্রফি আমার ঘরে রয়েছে, কিন্তু প্রতিটা ট্রফির সঙ্গে আমার অ্যাটাচমেন্ট। উপেনের ঘরে যে আজকে এতগুলো ট্রফি রয়েছে, প্রতিটা ট্রফির সঙ্গে ওর অ্যাটাচমেন্ট। আমাদের কাছে এগুলো ছেলে মেয়ের মতো। তাই কেন বলুন? তার কারণ হচ্ছে আমরা এগুলো আর্ন করেছি, আমরা এগুলো কষ্ট করেছি, আমরা আমাদের হার্ডওয়ার্ক দিয়েছি, আমাদের সততা আছে এটার মধ্যে, লোকে আমাদের ভালোবেসে দিয়েছেন। সো উই আর প্রাউড অফ देम ईच एंड एवरी। क्यों छोड़े भाई इंडस्ट्री? क्योंकि कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल जाए कि हम लोग निकल जाए। अब मेरा जो जवाब है आप लोग सुनिए कि ये दुनिया ना अभी जो चल रहा है, इसमें ना मुझे हर पल हर एक दिन ऐसा फील होता है, यार किस दुनिया में मुझे भगवान तुम पैदा कर दिए। अगर पैदा किए इस टाइम पे ऐसे लोगों का मानसिकता है, तो मेरा भी मानसिकता, मेरा भी थॉट ऐसा ही रखते तो मैं सर्वाइव कर जाता शायद। और मेरा मानसिकता एक अलग देखे, और इतने गंदे लोग भरे हुए दुनिया में, इतने ज्यादा अच्छे लोग भी हैं, इसलिए दुनिया चल रहा है, लेकिन खराब लोग, मिलावट, बुरी चीजें इतने भरे हुए कि मुझे हर रोज टेंशन होता है। मैं हर रोज मैं खुद को बोलता हूँ, यार मैं क्या मर जाऊं? लेकिन फिर मैं खुद को बोलता हूँ, जब पैदा हुआ हूँ, मुझे भगवान ने जन्म दिया है, तो ये लाइफ मुझे काटना है, मुझे जीना है, और मैं मरूंगा क्यों? मैं मरूंगा नहीं, ठीक है, इसी में अच्छे बुरे मिला के मुझे चलना है। जहां पे बुराई दिखता है वहां से हट जाना है, जहां पे अच्छाई है वहां पे रहना है, और बोलना है जहां गलत हो रहा है। जितना तुम बोल सकते हो उतना बोलना है, तो मैं बोलता हूं। जहां भी मुझे गलत दिखता है, जहां मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूं, मेरा अधिकार है, मैं बोलता हूं, इसलिए आज भी बोल रहा हूं। तो इंडस्ट्री
मैं भी हूँ, ये भी है, हम लोगों का हक है। यहाँ पे अगर कुछ चीजें गलत हो रही है, हम लोग उसको लेके आवाज उठा सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, ये मेरा हक है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री छोड़ के चला जाऊं, मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो, अरे काम तो करना ही है, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन मेरा एक कोशिश है कि ये इंडस्ट्री थोड़ा और सुंदर हो जाए और अच्छा हो जाए, ताकि लोग इस चीज को बहुत मतलब अच्छे से देखे, बहुत अच्छे से, जो मैं देखता था एक टाइम पे कि मॉडलिंग इंडस्ट्री वाओ। सो इसलिए मेरा हक है, मैं बोलूंगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। शायद आप लोगों के साथ ही फिर से काम करूंगा। आप लोगों को मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं, आप लोग अपना क्वालिटी ठीक नहीं करोगे, आप लोग अपना चीजें ठीक नहीं करोगे, तो हम इंडस्ट्री छोड़ के तो नहीं जाएंगे। आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पैसे के लिए थोड़ा कम कमाइए, लेकिन इंडस्ट्री को सुंदर बनाइए, अच्छे बनाइए, कम मॉडल हो, अच्छे मॉडल हो, टैलेंटेड हो, जिनको देख के लोग शोज में, आप भी जानते हो शोज में कितने अच्छे गेस्ट आते हैं। बिल्कुल गेस्ट नहीं आते हैं, ऑडियंस नहीं होते हैं, खाली पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन लोगों के पेरेंट्स होते हैं, उसका घर होते हैं। किड्स राउंड हो जाते हैं, किड्स का बच्चे लोग का हो जाता है, आधा खाली हो जाता है। फीमेल राउंड हो गया, फीमेल मेल राउंड को रुका जाता है टिल द एंड ऑफ द शो क्राउनिंग के लिए, क्योंकि ये ऑडियंस लोग उधर रह जाए। बिल्कुल। ये कोई शो है, ये कोई ऑडियंस है। अच्छा शोज का क्या होता है, टीआरपी क्या होता है, खाली ऑडियंस नहीं, इसके साथ बायर्स एंड सेलर्स मीट भी होना चाहिए, जैसे लैक्मे में होता है, एफडीसीआई में होता है, जैसे टाइम्स में होता है। क्योंकि एक डिजाइनर जब अपना प्रोडक्ट शोकेस करते हैं तो उसका मतलब क्या है, इट्स अ बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम लोग को सस्टेन करना है, हम लोग को अपना प्रोडक्ट बेचना है, हम लोग को प्रोडक्ट लोगों के सामने लाना है। तो एक शो करने का मतलब है उधर ऐसे ऑडियंस होना है जो आपका कपड़े, आपका चीज जो भी है अप्रिशिएट करे, उसका कोई प्रोस्पेक्टिव बायर्स हो, वो लोग अपने साथ जुड़े और अपना आप दोनों मिलके, तीनों मिलके, रादर ऑर्गेनाइजर भी साथ में मिलके आगे बढ़े। लेकिन वो कंसेप्ट कहाँ है, वो सब तो है ही नहीं। शोज हो रहा है, शोज ही शोज हो रहा है, बहुत सोच कर रहे हैं जी। बस यही बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज सोचिए, आप लोग मेरा बात का बुरा मानने से पहले एक बार खुद से सोचिएगा कि क्या हम लोगों ने कुछ गलत बात किया। क्या आप लोग अगर एक सुंदर शो, अच्छा शो बनाइएगा तो आप लोगों का जो नाम है वो और ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। और हम लोग जो अभी रेडी कर रहे, तैयार कर रहे, अगर एक भेजाल शो, भेजाल बांग्ला में भेजाल बोलते हैं ना, मिक्स भेजाल शो कर रहे हैं, तो इसका क्वालिटी दिन के दिन बढ़ता जाएगा। और अगले कुछ सालों में आपका लड़का बच्चा भी इसी इंडस्ट्री में अगर आना चाहता है, तो उन लोगों को आप खुद ये एक भेजाल मतलब इंडस्ट्री परोस रहे हो, है कि नहीं? उनके लिए भी तो आप खराब कर रहे हो ना। मैं तो अभी से सोचता हूँ कि मेरा लड़का बच्चा को मतलब क्या क्या फेस करना पड़ेगा। अभी इतना अगर हर चीज में भेजाल हो रहा है, तो आप लोग सोचिए, इंडस्ट्री को थोड़ा अच्छा बनाइए, अच्छे सोच करिए, आप लोगों का भी नाम अच्छा होगा, अच्छे गेस्ट आएंगे, और जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर भी शायद आप लोगों को मिलना स्टार्ट होगा, अगर आप लोग अच्छा क्वालिटी, अच्छा शो देंगे तो इसके बारे में सोचिए। और एक बात जो मैं नोटिस करता हूं कि मैक्सिमम शोज में एक ही तरह के जज बैठते हैं, मतलब कुछ जज जो है बार बार रिपीटेड होते हैं, और तो खराब नहीं है, बट मैं एक चीज बोलूंगा, अलग अलग शो है, अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अलग अलग लोगों को अलग अलग थिंकिंग क्यों नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शो है जहां पे मैं देखूं सलमान भैया, कुतुब भैया, अंकिता दी, अच्छे जो टॉप ग्रेड के मॉडल है, वो लोग जजमेंट में बैठे, कितना सुंदर लगेगा देखने में। वो लोग जज करेंगे तो आप लोगों को लगता है कि कितना ही अच्छा वो लोग जजमेंट कर सकते, लोगों को सिखा सकते हैं। कोई अच्छा ग्रूमर, कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग ग्रूमर भी कौन ग्रूमर बन रहा है यार, मतलब जो कुछ खुद नहीं जानता। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बैठ के बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। मैं अगर शोज में पहले पहुंच गया तो मैं ये भी देखता हूँ कि ग्रूमर कैसे लड़का लड़की को सिखा रहा है, तो मैं बोलूंगा उससे अच्छा मैं सिखाऊंगा, खुद को ही नॉलेज नहीं है, वो सिखा रहा है, तो मैं क्या बोलूं। ग्रूमर भी आप लोग थोड़े
अरे कुछ नए मॉडल भी है जो अच्छा जानते हैं, अच्छा काम जानता है, जिन लोगों को सच में अच्छा आता है उन लोगों को गुरु मान लीजिए। अगर आप इतने बड़े बड़े मॉडल को हायर नहीं कर सकते तो बी ग्रेड जो मैं बोलता हूँ, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो बी ग्रेड के कुछ मॉडल है उन लोगों को लीजिए ना ग्रूमर के साथ, चेंज करिए, आप थोड़ा पैसा खर्चा करिए, सोच का क्वालिटी बढ़ाइए। এত তুমি যেগুলো বললে যেমন তমরি, আজকে তমরির সঙ্গে আমি এত বছর কাজ করছি, তমরি এখনো কিভাবে গ্রেসফুল, কিভাবে র্যাম কাঁপাচ্ছে, তমরি রয়েছে, অঙ্কিতা রয়েছে, बिल्कुल তিতলি রয়েছে। आप सोचिए ना कि ये लोग जजमेंट पैनल में बैठेंगे रौनक आ तो जाएगा। रौनक आ जाएगा। मैं क्या जी, बोल रहा हूँ, जी। थोड़ा पैसा शायद वो लोग ज्यादा चार्ज মোহাম্মদ करेंगे। ইকবাল আছে, ওখানে তুমি যেমন বললে সাদমান আছে, কুতুব আছে, তারপরে তুমি ইয়ের নাম করো আমাদের শুভা কেনবর্তী, আমাদের যে গ্রুমার আছে, তারপরে আমাদের মেকআপ আর্টিস্টদের মধ্যে আজকে নবীন আছে, আজকে আমি বলছি পুরনো পন্থী লোকেদের মধ্যে নতুন মেকআপ আর্টিস্টরা এত ক্রিয়েটিভ মেকআপ করেন যারা, তারা আছে, তাদের দেখলে তারা তো হাতে করে তৈরি করেন মডেলদের, তারা হাতে করে র্যাম্পের জন্য রেডি করেন। बिल्कुल তারা যেভাবে মডেলদের লাইন আপ, মানে তারা যেভাবে মডেলদের জাজমেন্ট করতে পারবেন, আমরা পারবো না, সত্যি কথা। बिल्कुल सच में তাদের চোখ দিয়ে দেখা উচিত। बिल्कुल मैं तो उस दिन के इंतजार में बैठा हूँ कि कब ऐसा एक शो होगा और मुझे देखने को मिलेगा। हम लोग शो करेंगे जो मैं बोला कि हम लोग जब शो करेंगे, इतना बता रहा हूँ मैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके कभी भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन जैसे भी बोल रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जब हम लोग शो करेंगे, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम लोग शो करेंगे तो आप लोगों को जो हम लोग इतना जो निंदा किए है ना, आप लोगों को सारा चीज का आंसर मिल जाएगा कि इन लोगों ने इतना निंदा क्यों किया था। क्योंकि हम लोग जो शो करेंगे, जो जो कमी हम लोगों ने बताया है वो एक भी कमी हम लोगों का शो में नहीं होगा, और इतना ही अच्छा शो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो नाम होगा कोलकाता में कि हाँ एक शो किया तो वो इतना ही अच्छा शो था कि लोगों को याद रह जाएगा। हम लोगों का जो सपना है आप जानते हैं, बिल्कुल। आप जानते हैं कोलकाता नमा, जैसे हमने बोला, हम आपका बात के अंदर में थोड़ा सा अपना बात भी बोल लेते हैं। कोलकाता नमा जब मैंने, वी हैव स्टार्टेड মাই দিস থিং চাইল্ডহুড ইন কলেজ স্ট্রিট। কালকে আমি বলছিলাম তোমার সঙ্গে, যেটা কল্পতরুর পানের দোকান, প্যারামাউন্টের শরবতের দোকান, কালিকার তেলেভাজা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি কলেজ, আমি বড় হয়েছি তার মধ্যে দিয়ে। তো কলকাতা নামার উৎপত্তিটা, কলকাতা নামার ভিতটা বোধহয় সেখানেই গাঁথা হয়ে গিয়েছিল, কারণ ওই সময় থেকে আমার মধ্যে ছিল। কলকাতা শহর আমাদের এত কিছু দিয়েছে। তো একদিন যখন আমরা অরিন্দমের স্টুডিওতে বসে গণেশ পুজো দিয়েছিলাম, তখন সেরকম একটা অত ভালো দিনের দিন, তখন সবাই মিলে আলোচনা হচ্ছিল যে আপনি একটা নতুন কোনো লেভেল কেন করেন না, যেটা থ্রুতে আমরা এক্সিবিশন এবং এক্সিবিশনের সঙ্গে শোজ সবকিছু একসঙ্গে করব। কয়েকটা নাম ভাবা হচ্ছিল। উষা গাঙ্গুলির একটা নাটক ছিল কাশিনামা বলে, আমি একটা শোতে কোনো কারণে ইন্টারভিউতে ভুল করে বলেছিলাম সফরনামা কথাটা, কিন্তু সফরনামা নয়, এটা কাশিনামা। কাশিনামা নাটকটা দেখার পরে আই ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসড, এবং এই নামা কথাটা আমার মাথায় খুব গেঁথেছিল। আমার মাথায় এলো যখন যে কলকাতা যদি হয় তার সঙ্গে যদি নামা, নামা মানে হচ্ছে কথা, কলকাতার কথা বলার জন্য কলকাতা নামা লেভেল। ইনস্ট্যান্টলি উপেন সেটাকে বললো যে হ্যাঁ এটা ভালো হচ্ছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে ঠিক করলাম যে আমরা কলকাতা নামা নিয়ে কাজ করব। কলকাতা নামার লোগো টেবিলে বসে এঁকেছি, তারপরে কলকাতা নামার ক লেখার মাথায় টিপটা আমার মায়ের কপালে টিপ হিসেবে পড়ানো হয়েছে। সব জিনিসটা আমরা কিন্তু আমাদের সেই ছোটবেলাকার স্বপ্ন, আমাদের দুজনের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তো সিন্স ইনসেপশন কলকাতা নামা আমাদের, যতটা আমার ততটা ও আমাদের স্বপ্ন। তো কলকাতা নামা নিয়ে আমাদের স্বপ্নের কথা কেন বললাম, তার কথা হচ্ছে যে আমরা নিশ্চয়ই শো করবো কলকাতা নামা শোজ, কলকাতা নামা কুটুরের সঙ্গে কলকাতা নামা ক্যাফে। আপনারা আমাদের পাশে থাকুন যাতে কলকাতা নামাকে আমরা সমস্ত জায়গায় ন্যাশনালি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি ছড়াতে পারি। আমরা কিছু কিছু কলকাতা নামার ক্যাচলাইন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, ওখানের কথা শেষ হলে আমি আসবো সেটাকে। স্টে টিউন, পুরো প্রোগ্রাম দেখুন, মাথায় রাখুন, না দেখলে কিন্তু আপনারা ফলো করতে পারবেন না আমরা কি বলছি। यहाँ पे नीचा नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो ये आप लोग खुद से झूठ बोल रहे हो। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग यहाँ आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए बैठे हैं, आप लोग खुद से झूठ बोल रहे हो। अपने आप से सच्चाई पूछिए, अपने आप से सच्चाई पूछ लीजिए, फिर आप लोगों को लगेगा कि उपेन भी सच बोल रहा है और शांतनु जी भी सच बोल रहे हैं। আমি বলবো যদি সত্যি কথা শুনতে ভালো না লাগে, সত্যি কথা শুনতে চান না, তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটা শুনবেন না, স্ক্রল করে বেরিয়ে যান। কিন্তু যদি সত্যি কথা শুনতে চান, প্রোগ্রাম দেখুন, চোখ রাখুন,
কমেন্ট করুন, আপনাদের কমেন্ট, আপনাদের Comment দরকার। আমি बहुत রইলাম, আমি পার্সোনালি, আমি আর উপেন একসঙ্গে সেগুলো উত্তর করবো। আমাদের ট্যাগলাইন যেগুলো আমরা আজকে বলবো, সেই ট্যাগলাইন থেকে আপনারা চুজ করবেন কোন ট্যাগলাইনটা আমাদের জন্য হবে, কিন্তু আপনাদের জানাতে হবে, এটা কিন্তু আপনাদের অধিকার, আপনাদের হক। আমি কিন্তু কারোর কাছে লাইক শেয়ার কমেন্ট ভিক্ষে করতে আসিনি, করতে চাই না, সেটা না, কিন্তু আমরা যেটুকু ডিজার্ভ করি সেটুকু তো দেবেন। কমেন্ট যদি আপনারা ইয়েতে পাবলিকলি না করেন, আমাদের পোস্টে না করেন, আমি বুঝবো কি করে? আপনারা পার্সোনাল মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে मुझे लोग मैसेज करके बता रहे কেন हैं, সেটা मैं করবেন? आप लोगों को रिक्वेस्ट प्रोग्राम कर में रहा किरम हूँ लागती कि है, मुझे प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में कमेंट Exactly, करिए। हाँ। और इसका मतलब ये भी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा जो ये मतलब जो लोग ये चिढ़ रहे होंगे हमसे कि चलो फिर गलत ही कमेंट कर देते हैं। गलत कमेंट करने नहीं बोल रहे, सही अगर बात सही बोलिए, अगर जो सही अपना- बात है वो आप अपना लग बोलना रहा है। चाहते हो जरूर बोलिए कमेंट बॉक्स जी, में। you are welcome। आप लोगों को अगर कोई चीज लगता है कि हाँ भाई इस टॉपिक में आप लोगों ने ये बात किया, मेरा ये धारणा है, आप करिए, बिल्कुल करिए। टैगलाइन अभी बोलिए। हाँ जी, आप कुछ रेडी करके लाए हैं, मैं वो सुनना জি, चाहता हूँ। हम কলকাতা নামক ট্যাগলাইন আমি কয়েকটা বলতে চাইছি, প্লিজ 1 2 3 4 5টা বলবো, শুনবেন ভালো করে, কোনটা মনে হয় আপনার পছন্দ, সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী 1 2 3 যেটা হয় বলবেন, ম্যাক্সিমাম ভোট যেটা পাবে আমরা সেই ট্যাগলাইনটা চুজ করব। প্লিজ আপনাদের কমেন্ট আমাদের কমেন্ট বক্সে আসা উচিত। First tagline regarding Kolkata Nama: weaving traditions, creating memories. Number 1. Number 2, Bengal's essence woven with love. Number 3, Kolkata Nama, where heritage meets fashion. Number 4, sari that tell a story. And number 5, timeless elegance woven with tradition. 5টা ট্যাগলাইন বললাম, এই 5টা ট্যাগলাইন থেকে কাইন্ডলি যে ট্যাগলাইনটা আপনাদের পছন্দ আপনারা সিরিয়ালি জাস্ট নাম্বারটা লিখে দেবেন। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম, যে ট্যাগলাইনটা ম্যাক্সিমাম আপনারা চুজ করবেন সেই ট্যাগলাইনটা আমরা কলকাতা নামার সঙ্গে নিয়ে আসবো। আজকে আপনাদের সাপোর্ট এবং আপনাদের अगर आप लोग नाम भूल भी जाइएगा तो रिपीट करके थोड़ा देख लीजिएगा देखे नेबेन, और 1 2 3 देख के 4 फिर 5। आप लोग अपना राय बताइए। हम लोग आप लोगों के लिए ही हैं, ऑडियंस और जो कस्टमर होते हैं उनके लिए ही हम लोग हैं, और जितने डिजाइनर है जो लोग भी काम करते हैं ऑडियंस और कस्टमर के लिए ही है। तो आप लोगों का राय, आप लोगों का एडवाइस बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, तो प्लीज कमेंट करिएगा कुछ भी आप लोगों को बोलना हो तो। Kolkata Nama is a tribute to the heritage of rural Bengal. That's the essence of Kolkata Nama. সবসময় মনে রাখবেন, কলকাতা নামাকে নিয়ে আমাদের প্রচুর স্বপ্ন। আজকে ওপেনের প্রোগ্রামে এসেছি, আমার ঘরের প্রোগ্রাম, ঘরের ছেলে, और मेरे फ्लैट में हो रहा है। হ্যাঁ এটা ওপেনের ফ্ল্যাটে আজকে প্রথমবার পডকাস্ট হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার পার্সোনাল একটু কথা বলি। আমার বাবা আমার ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড ছিলেন, এবং আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার কিন্তু একটা মেন্টাল ডিপ্রেশন হয়েছিল, কারণ কি সব থেকে প্রিয় মানুষটাকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, ঠিক আছে? কিন্তু ভগবান ওকে আমার জীবনে পাঠিয়েছিলেন। হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, ফিলোসফার, গাইড। ও আমাকে সব সময় চেষ্টা করে আমাকে সাপোর্ট করতে, আমাকে সত্যি কথা বলাতে। আমি অনেক কিছু জীবনে আমার যেগুলো অসুবিধে ছিল, আমি লোককে অনেক কিছুতে না বলতে পারিনি, আমি মনের থেকে চেয়েছি না বলতে, কিন্তু বলতে পারিনি। ও শিখিয়েছে কি করে না বলতে হয়, ও শিখিয়েছে শুধু না বলতে না, পয়সা অপচয় না করতে হয়। হ্যাঁ, যে কোন জায়গায় হ্যাঁ বলতে হবে আর কোন জায়গায় না বলতে হবে, আর কোথায় লোক মানে ইউজ করছে, জাস্ট ইউজ করছে, একদম। বা অনেক কিছু জিনিসে যেগুলো নিয়ে আমার মনে হয় যে অ্যাকচুয়ালি উনি আমার থেকে অনেক বড়, ওনার থেকে অনেক কিছু আমি শিখেছি আর শেখার কথা। কিন্তু আমি লাইফে যে মানে নিজের লাইফে এত কিছু ফেস করে এখানে এসেছি যে আমার এক্সপিরিয়েন্সটাও কিছু কম না, অনেকটাই। তো যে জিনিসগুলো উনি বুঝতে পারেন না, সে জায়গায় আমি ওনাকে সবসময় গাইড করি, আর সবসময় চেষ্টা করি যে যেটা ঠিক সেটা যেন উনি করেন। আর सबसे बोली उन्हें बोलता हूँ मैं उनको, और वो सबसे बढ़िया बात जो है वो मानते हैं मेरा बात। जब उनको लगता है कि उपेंद्र सही बोल रहे हैं वो मानते हैं। वह और सेम तरीके से जब वो मुझे कुछ समझाते हैं, मुझे लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैं था शायद थोड़ा वो था गलत था, मैं भी उनका बात मानता हूँ। तो ये हम लोगों का जो बॉन्डिंग है सिर्फ काम को लेकर नहीं, हम लोग सब चीज को लेकर बात करते हैं, हर एक चीज को लेके। हम लोग सिर्फ काम को लेके नहीं जुड़े हुए हैं, हम लोग सारे चीज को लेके जुड़े हुए हैं।
যখন কোনো একটা পার্সোনাল কারণে কিছুদিন আমরা কাজ করিনি একসঙ্গে, তখন প্রচুর লোক, ইন্ডাস্ট্রির প্রচুর লোক খুব খুশি হয়েছিলেন। কেন খুশি হয়েছিলেন? যদি আমরা আলাদা হয়ে যাই তাহলে আমাকে আমার মতো করে ইউজ করা যাবে, ওকে ওর মতো করে ইউজ করা যাবে। সেই সময় আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম যে যদি আমরা ইউনাইটেড না থাকি তাহলে আমরা গ্রো করতে পারবো না। তো আজকে আমরা যে আছি, কাজ করছি, সবকিছু হয়েছে। দেখুন, মানুষের সঙ্গে ঘটিবাটি থাকলে একটু ঠোকাঠুকি তো হয় না, অনেক সময় হতেই পারে। দ্যাট ডাজন্ট মিন আমাদের যদি মানসিক বন্ধনটাই না থাকতো তাহলে তো আমরা একসঙ্গে থাকতাম না। না, আমরা একসঙ্গে আছি। आजकल बहुत लंबा टाइम होता है আমরা থাকবো। और मैं एक ऐसा लड़का हूं कि जहां पे मुझे लगता है कि नहीं रहना चाहिए, कोई भी रिश्ता हो या कुछ भी हो, मुझे अगर लगेगा कि यहाँ पे मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ या कुछ, मैं सिर्फ पैसे के लिए, मेरे लिए पैसे से बड़ा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मैं वहां पे नहीं रहता हूं। मैं यहाँ पे इसलिए हूं बिकॉज यहाँ पे मुझे मेरा कंफर्ट जोन मिला है, मुझे यहाँ पे मेरा फ्यूचर मिला है, मुझे यहाँ पे मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा सब कुछ है। छोटा मोटा गलत सही हो ही जाता है। और एक चीज नहीं मिला है, क्या? रेस्पेक्ट नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हो कि आपको कितना, सबसे बड़ा बात यही है कि इसलिए मैं उनके साथ हूं बिकॉज उपेन एक बहुत ही सच बोलने वाला लड़का है। उपेन को हैंडल करना सबकी बस का बात नहीं है। मुंह पे मैं बोल देता हूं, तुरंत बोल देता हूं। अगर कुछ वो गलत बोलते हैं या गलत करते हैं, मैं तुरंत बोल देता हूं। और मुझे वो फिर भी सारी चीजें देख के वो ये सोचते हैं कि हाँ, उपेन ने जो बोला वो क्या सही है, फिर वो जज करके फिर उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए मैं उनके साथ हूं, नहीं तो मुझे हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं है। मैं मुंहफट तो सब लोग बोलते हैं कि मैं तो मुंहफट हूं, मैं तो मुंह पे बोलता हूं। मैं जो पीठ पीछे बोलता हूं वही मुंह पे भी बोलता हूं। तो मैं ऐसा लड़का हूं, मुझे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने पूरा रेस्पेक्ट के साथ मुझे अपनाया है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, शोज में जब कहीं भी जाते हैं, अगर उनको स्पेशली कहीं बैठाया जाता है, वो तब तक नहीं बैठते जब तक मुझे भी उसके बगल में जगह नहीं दिया जाता है बैठने के लिए, तब तक वो खड़े ही रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जाते हैं तो हाँ, वो मुझे बार बार बोलते हैं তুমি একা ব্যাগ নেবে না, তুমি একা ব্যাগ নেবে না, লোকে কি ভাবে আমি তোমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি। वो कभी भी मुझे किसी भी एंगल में मुझे अपने लेवल से कम नहीं रखे हैं, वो अपने बराबर मुझे रखे हैं। इसलिए मैं उनके साथ हूँ। बराबर तो नहीं है क्योंकि हम लोग साथ में है ना, जी, एक साथ है। जी। तो हम लोग जो भी करते हैं ना, शेयर करके करते हैं। इट्स कंप्लीटली शेयरिंग, क्योंकि हम लोग को है ना जो भी करता है, तो इसमें वो नहीं। आप क्यों करते हो? क्योंकि आप जानते हो ठीक है আমার হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছে, আমার ব্যাগটা নিতে কষ্ট হচ্ছে, তোমার मैं यंग लड़का हूँ, তুমি নিতে হবে, আমাকে ধরতে দাও না, কেন? बिल्कुल সেই কমফর্ট জোনটা তুমি আমায় দাও। জি। সেটাতে কি হয় জানো তো, আমার তোমার প্রতি সম্মানটা কিন্তু আরো 10 গুণ বাড়িয়ে দেয়, কি না? কারণ আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমিও তোমাকে ইকুয়ালি ততটাই ভালোবাসি, কিন্তু রেসপেক্টটা হচ্ছে মেইন একটা সম্পর্কে। আজকে তোমার জন্য আমি একটা ট্যাগলাইন বলছি, ফ্রেন্ড, মানে যারাই ওপেনের পডকাস্টে আসবেন, should be the slogan, frame your style with open, কারণ ওপেন ইজ এ মডেল। ও যা কিছু ফ্রেম করবে উইথ স্টাইল করবে, প্রোগ্রামটাও যে করছে উইথ স্টাইল করবে। সো ফ্রেম ইউর স্টাইল উইথ ওপেন। আসবেন, ওপেনকে সাপোর্ট করবেন। ওপেন ইজ আ ভেরি মানে ভেরি স্টাইলিশ পারসন। ও নিজে খুব স্টাইলিশলি সবকিছু করতে ভালোবাসে, ও খুব স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, ও খুব ভালো করে কাজ করতে ভালোবাসে। সেই জন্য আপনারা সবসময় পাশে থাকবেন। আমি যতদিন আছি, আমি তো আছি, কিন্তু আমি চাই আপনারা সবাই ওকে ভালোবাসুন, সবাই সাপোর্ট করুন, আর সবাই ওর পাশে থাকুন। ও পডকাস্টটা যেন দারুণ সাকসেসফুল হয়। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, अभी तक प्यार दे रहे हैं, मैं जिन लोगों से मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ, रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ, मैं उन लोगों को बहुत अपना प्यार देता हूँ कि वो लोग एटलीस्ट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, बोलते हैं, लाइक देते हैं, कमेंट देते हैं। और लोगों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो लोग सच में मुझे पसंद करते हैं, जो एज ए ओपन मैं कौन हूँ जानना चाहते हैं और जान रहे हैं, और जो मुझे पसंद करते हैं, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। मैं ये पॉडकास्ट अपना क्वालिटी भी ठीक करूंगा और बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे ठीक करूंगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोगों को तो एक अच्छा चीज परोस रहा हूँ। नहीं तो सोशल मीडिया में तो लोग बहुत
तरीके अपना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मैं वो तरीका नहीं अपना रहा हूँ। और मैं पॉडकास्ट तो कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं और भी थॉट्स है मेरे अंदर, मैं करूंगा बहुत कुछ जो आप लोगों को पसंद आएगा। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं कर पाऊंगा अच्छे से, और मैं अच्छा ही चीज आप लोगों के सामने लाऊंगा जो आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा और आपके आसपास के लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। এবারে কলকাতা নামার উপরে একটা বাংলা কবিতা, যেটা আমি একটু বিলকুল, পড়বো, বিলকুল। কারণ এটা এতটা মনে নেই, আমার মনে থাকবে না, সেই জন্য আমি একটু দেখে পড়ছি। সরি, মাফ করবেন যে দেখে পড়ছি বলে। বাংলার সজীব পথে ফ্যাশন শতা বিরাজমান, কাঁথার সূক্ষ্ম কাজে সৌন্দর্য ধরে প্রাণ। বালুচরি শাড়িতে পৌরাণিক গল্পরা সাজে, তাঁতের শাড়ির নাচনে উজ্জ্বল রং ঝলমলে বাজে। ধুতি আর পাঞ্জাবি পুরুষের চিরন্তন বেশভূষা, আধুনিক ফিউশনও আছে, বাংলার ঐতিহ্য করে পূজা। দুর্গাপূজার উৎসবে ফ্যাশনের নেই কোনো সীমা, প্রতিদিনের পোশাকেও যত্নে রাখা স্বকীয়তা। বাংলার ফ্যাশনে এক অমূল্য রত্ন, ঐতিহ্য আর শিল্পের একাকার মিশ্রণ, যেন এক অনন্য স্বপ্ন। কলকাতা নামা স্বপ্ন আমাদের দুজনের স্বপ্ন, আমরা দুজনে একসঙ্গে দেখেছি। আমি বারে বারে আরেকটা কথা বলতে চাই, আমার পরিবার, আমার স্ত্রী আছেন, আমার কন্যা আছেন, আমার নাতনি আছে, কিন্তু আমার চিরকাল মনে ছিল যে ভগবান আমাকে যেন আমার মনের মতো কোনো একজন পুত্র দেন, যিনি আমার পাশে যেমন লাঠি হয় সেরকম ভাবে এসে দাঁড়ায়। ভগবান ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এখনো আমার পরিবার কমপ্লিট। আমার একদিকে আমার মেয়ে, যে আমার কনফেকশনারি বিজনেস ধরছে, শি ইজ অলসো ভেরি ক্যাপেবল। আরেকদিকে আমার ছেলে, যে আমার কলকাতা আমাকে ধরেছে। একদিকে ওর পরিবার, ওর ছেলেমেয়েরা, একদিকে আমার মেয়ের পরিবার, আমার ছেলেমেয়েরা। আমি এখন অত্যন্ত কন্টেন্ট, একটা সুখী মানে ভাবে জীবনযাপন করার চেষ্টা করছি। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, দুজনকেই দেখুন, ওকে সাপোর্ট করুন, এবং সব সময় যদি কোনো অসুবিধে থাকে, যদি কোনো বলার থাকে, নিশ্চয়ই বলবেন, নিশ্চয়ই বলবেন। যদি কোনো মতামত থাকে, এমন কিছু বলবেন না যেটা মন রাখা কথা, নিজের স্বাভাবিক, কারণ ওর প্রোগ্রামটার নামই হচ্ছে ওপেন উইথ রিয়েল। তো যদি কমেন্ট করেন, রিয়েল কমেন্ট করবেন না, কোনো কিছুই এখানে বলা হচ্ছে না যে আপনি এটা বলবেন তো আমার মানে ইন্টারভিউটা ভালো হবে, বা কেউ যদি নিজে বলে যে আচ্ছা এটা বললে তো ইন্টারভিউটা ভালো হবে না, আমি এগুলো করবো না, কখনোই করবো না। কত বড় সেলিব্রিটি আমার ইন্টারভিউতে চলে আসবে, আমি এটাতে কোনো মিক্স আপ করবো না, মানে মিথ্যে কথা বলবো না। আমার এটা একটা রিয়েল শো। আমি খুব থটফুলি, খুব চিন্তা করে এই নামটা ডিসাইড করেছিলাম। কারণটাই হচ্ছে যে আমার এখানে যে আসবেন, গেস্ট আসবেন, উনি যা কথা বলবেন, যতটুকু বলতে চাইবেন, উনি হয়তো কোনো কথা বলতে চান না, স্কিপ করতে চান, সেটা কোনো প্রবলেম না, কিন্তু যতটুকু বলবেন ততটুকু সত্যি কথা বলবেন। আমি যেটা বলবো সেটা সত্যি কথা বলবো। একটা কথা আছে কি জানো তো, ন্যাড়া বেলতলা একবার যায়। হ্যাঁ, কথা আছে, সেটার মানেও তুমি জানো। কিন্তু আমার একটা সমস্যাটা কি হচ্ছে জানো, আমি কিন্তু বেলতলাতেই দাঁড়িয়ে আছি, মানে সমানেই পড়ছে বেলটা, তাও ভাবি যে পরেরটা বোধহয় ঠিক হবে, তাহলে বোধহয় মানে ঠিক হয়ে যাবে, মানে শিক্ষা হয় না। আজ ইন্ডাস্ট্রি দেখছি না, মানে দেখি সমানেই যখন বেলটা পড়ে মাথায়, তখন মনে হয় বাবা আজ যাবো না, এরকম হয়েছে, আজ যাবো না। কিন্তু তারপরেই ভাবি না, আবার গিয়ে দেখি তো যদি ঠিক হয়, তো সেই বলছে আমি বেলতলাতেই দাঁড়িয়ে আছি। সেইটা একটা মজার কথা। মানে অনেক সময় ভাবি, এই যে তুমি বলছিলে এই যে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, এটা আমি বলছি যে মানে সিচুয়েশনটা ফেস করি, এবং তারপরেই ভাবি যে না এটা করবো না, কিন্তু তারপরে ভাবি যে না বোধহয় ওরকম হবে না, আরেকটু বেটার হবে, কিন্তু আবার গিয়ে দেখা গেল ये बुला ताते को खा जी। दिस इज द लाइफ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ सबको कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। मतलब काम जो है, मैंने उनसे इतना सीखा हुआ है, इतना नॉलेज हो गया, जो आजकल डिजाइनर आ रहे हैं उनसे बेटर मैं करूंगा। अगर मैं खुद वो मुझे छोड़ देना कि भाई तुम करो, मैं उनसे मच बेटर करूंगा, ये मुझे पता है। और मैं स्टार्ट भी किया था, लेकिन फिर भी वहां पे भी मुझे कुछ कमी लग रहा था, मैंने उसको स्टॉप किया। मैं बोला नहीं, मैं इससे भी अच्छा करना चाहता हूँ। तो मैं वो तो साड़ी और पंजाबी हम लोग डिजाइन करते, वो करते हैं, और मैं सीख रहा हूँ उनसे काम। तो शर्ट हम लोग नहीं करते हैं, मैं शर्ट कुछ शर्ट बनाना चाहता हूँ, और उनसे ही सीख के कैसे वो डिजाइन करते हैं। मैंने बोला आपका हेल्प
मुझे उस तरीके से नहीं चाहिए, बस मेरे साथ रहिए और छोड़ दीजिए उपेन के हाथ में। मैं कुछ शर्ट डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं एक शो भी करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत जल्द अपना डिजाइन किया हुआ शर्ट कोई अच्छा शो में शोकेस करूंगा, शूट भी करवाऊंगा और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जैकेट्स भी जो हम लोग ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, जैकेट्स हम लोग बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग प्रोजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार होगा और तैयारी हुए একসঙ্গে করবে আর কি। बिल्कुल जी। तो सपोर्ट करिए मुझे, प्लीज सपोर्ट करिए। इतना खराब इंसान नहीं हूँ, बहुत लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, शोज में भी बैठा रहता हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ। बहुत लोग शायद ये मानते हैं कि मैं उनके साथ हूँ इसलिए मुझे बहुत घमंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज ए उपेन जो मैं हूँ, वो जो मेरे साथ रहते हैं वही लोग जानते हैं कि मैं कैसा लड़का हूँ। तो प्लीज ओके, तो अब हो गया इंडस्ट्री का बात हम लोग कर लिए जी। अब मैं आपसे कुछ चीजें जो है आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ। आप फैमिली के बारे में ऑलमोस्ट बता चुके हैं, कोलकाता नामा काम कहाँ से आप स्टार्ट किए सब बता चुके हैं, तो वो सब के बारे में आज हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्पेशल आपका कोई इच्छा जो बहुत दिन से अधूरा है, या अभी आप सोच रहे हो कि ये एक इच्छा है मेरा, ये मेरा दिली ख्वाहिश है कि ये मेरे रहते रहते पूरा हो जाए, पूरा करके। कोलकाता नामा हम लोग बताए नहीं, अभी तक ट्रेडमार्क हो गया। हाँ, कोलकाता नामा इज अभी ट्रेडमार्क बन गया। कोलकाता नामा इज अ रजिस्टर्ड लोगो, हम लोग का अपना है। कोलकाता नामा इज आवर्स। कोलकाता नामा का ন্যাশনালি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি इसको সেটেলড वो है অলরেডি, लेकिन আমার ইচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে কোনো ভালো ইন্টারন্যাশনাল শোজে কোনো ভালো স্পন্সর এবং ভালো অর্গানাইজার, আমার কাছে প্রচুর যোগাযোগ আসছে, সেরকম একটা কোনো ভালো শোতে নিয়ে যাওয়া, কলকাতা নামাকে বিশ্বের দরবারে আমাদের প্রোডাক্টকে পৌঁছে দেয়া। অবভিয়াসলি ওর হাত ধরে আমরা একসঙ্গে যাব এবং পৌঁছে দেয়া, এবং আমি যাতে বলতে পারি আমার একটাই স্বপ্ন যে আমার অবর্তমানে আমি যখন থাকবো না, যদি মানুষ কখনো শান্তনু ঠাকুরতাকে চান বলতে ডিসক্রাইব করতে চান, যেন একদম বাংলার এবং বাঙালি ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে প্রতীক করে। আমার স্বপ্ন সেটি। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो और एक चीज मुझे बताइए कि आई नो कि आप बहुत मतलब क्या बोलूं, आप हर चीज से जुड़े हुए हो, हर एक फीलिंग के साथ आप जुड़े हुए हो, क्योंकि मैं आपको जानता हूं। तो वैसा ही एक सवाल मेरे जो है आपके लिए कि एक जो रिलेशनशिप है, একটা যে প্রকৃত রিলেশনশিপ, সেটা ভিত কি, সেটা কি যে কোনো রিলেশনশিপ, ভাই বোন, মা বাবা, গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড, সম্মান, रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पेक्ट। एक रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो मुझे लगता है वो है भरोसा। वो तो है ही, भरोसा भी है। और एक दूसरे के प्रति लॉयल रहो, दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल रहो, तो ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको मैंने कुछ वर्ड लिखा हुआ है, 5 वर्ड है जो मैंने जस्ट अपने हिसाब से लाइन बाय लाइन लिख के रखा है। आप मुझे बताइएगा कि आपके मतलब लाइफ में कौन सा सबसे पहले प्रायोरिटी में आता है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ: फैमिली, कैरियर, पैसा, सेल्फ रिस्पेक्ट और दोस्त। आप ये देख के आप ऑडियंस को बताइए कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इस हिसाब से 5 को आप बताइए कि कौन सा आप रखते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेकंड प्रायोरिटी इज फैमिली, थर्ड प्रायोरिटी पैसा, फोर्थ प्रायोरिटी करियर, ओके, फिफ्थ प्रायोरिटी बॉन्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं आपका ही जानना चाहता था। सबका अपना अपना होता है, शायद इसमें से मेरा 1-2 ऊपर नीचे होगा, लेकिन मुझे आपका जानना था। बहुत अच्छी बात है। अब मैं जैसे मैंने दिव्या के साथ एक छोटा सा सेगमेंट स्टार्ट किया था, मैं रैपिड फायर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रैपिड फायर सब लोग करते हैं, और मैं इसके बाद भी कुछ नया ऐड करूंगा जो मैं अभी सोच रहा हूँ। एक छोटा सा चीज मैंने ऐड किया है अपने पॉडकास्ट में, जो मैं अगला
इंटरव्यू में दिव्या के साथ किया था। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं 10-12, मैं वो वर्ड्स आपको बोलूंगा और जो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आए उस वर्ड को सुन के वो आप बोलिए। वो एक सेंटेंस में भी हो सकता है, एक वर्ड में भी हो सकता है। आपको अगर 2-4 सेकंड सोचने का भी टाइम लगे, आप सोच के भी बोल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेके नहीं। सबसे पहला हो गया काम, काज। क्या बोलना है इसके अंदर? एक वर्ड बोलना है। एक वर्ड बोला मैंने। हाँ। आप काम को लेके कुछ बोलना चाहते हैं? मैं काम, हाँ जी, मेरा जिंदगी। बिल्कुल ऐसे ही जवाब। मेरा जिंदगी, बिल्कुल। काम ही I am living for my work। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि वो काम को लेके इतना सिंसियर है। मैंने देखा हुआ है कि मैं थक जाता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं थक जाता हूँ, बट वो नहीं थकते हैं। उनको आप चलाते रहो, दौड़ाते रहो, वो दौड़ते रहेंगे, करते रहेंगे। काम को लेके वो कभी भी बोलते हैं कि थक गया हूँ, टायर्ड हो गया, लेकिन वो रुकते नहीं है, करते जाते हैं। तो काम उनके लिए जिंदगी है एकदम, बिल्कुल। दूसरा है झूठ। नफरत करते हैं उससे, एकदम नफरत करते हैं। बिल्कुल। बोलना नहीं चाहिए। हम लोग जिंदगी में बहुत झूठ बोलते हैं, कई तरह से बोलना पड़ता भी है, या हम लोग का हैबिट भी है बोलना, ये भी कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन ये ना बोलना चाहिए। और मैं सबसे नफरत करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे दूसरे का झूठ सुनना पसंद नहीं है तो मुझे भी अपने आप से किसी को झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता है। जैसे कि गलती हो जाता है, झूठ सब लोग बोलता है जी, मैं भी बोलता हूँ जी, वो भी बोलते होंगे और आप लोग भी बोलते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक बहुत जरूरत ना पड़ जाए झूठ बोलने का, तब तक झूठ मत बोलिए। जैसे जब मुझे लगता है कि अब यहाँ पे मुझे झूठ ही बोलना है, किसी का गलत करने के लिए नहीं, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे मैं किसी को फंसा नहीं रहा हूँ, किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा हूँ, वहां पे मैं बहुत, अगर जरूरत पड़ा तो मैं वहां पे झूठ बोलता हूँ। मैं बात बात पे झूठ बोलूं, ये मेरे नेचर में नहीं है। मैं झूठ तो मैं शायद, मैं अगर गिनूं तो मैं साल में क्या बोलूं 10-15 ही झूठ बोलता होऊंगा, जो मुझे लगता है। झूठ सब लोग बोलते हैं, लेकिन बात बात पे जो लोग झूठ बोलते हैं, प्लीज झूठ बोलना कम करिए। कई तरह से हैबिट भी होता है, हैबिट होता है। हाँ, जो लोग का होता है ना, वो कई तरह से हैबिट जी जी जी, वो लोग सोच के नहीं बोलता है, ऐसे ही बोल देता है जी। आई थिंक। ओके, ईर्ष्या, जलन, जेलसी, अगेन जो है वो सबसे खराब चीज है। मैं इससे नफरत फिट करता हूँ, मैं कभी करता ही नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे सिखाया गया है, मेरा बाबा ने मुझे सिखाया था, কোনোদিন কাউকে হিংসে না করার জন্য। জীবনে সব সময় উপরে যত তাকাবে তারও উপরে আকাশ আছে, নিচে দেখা শেখো। তুমি যেখানে আছো কারোর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করো না, কারোর সঙ্গে হিংসে করো না। হিংসে করে আপনার কোনোদিন কোনো ভালো হবে না। তার কারণ হচ্ছে আপনার নর্মাল মেন্টাল স্টেবিলিটি নষ্ট হবে। অন্যকে ঈর্ষা করতে গিয়ে আপনি নিজে যেটা করতে পারবেন সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, করতে পারবেন না। নিজে দুটো জিনিস থাকে লাইফে সবসময়, একটা হচ্ছে ডেস্টিনি, একটা হচ্ছে আপনার হার্ডওয়ার্ক। দুটো জিনিস যদি সঙ্গে থাকে তাহলে আপনার নিশ্চয়ই সাফল্য আসবে। হয়তো দেরি হতে পারে, হয়তো তাড়াতাড়ি আসতে পারে, কিন্তু অন্যকে ঈর্ষা করলে কি আপনার হাতে তাড়াতাড়ি আসবে? बिल्कुल नहीं। जो मेरा भी बोलना है कि जलन जो है वो खुद को, अपने आपको ही खत्म कर देगा। आप अगर जलोगे तो आप ना उसको टक्कर दे पाओगे, और ना ही आप उससे आगे जा पाओगे, आप खुद और नीचे आओगे। तो जलन करके कोई फायदा नहीं है। ओके, बांग्लादेश माय सेकंड होम, मेरा दूसरा घर। जी बिल्कुल, मुझे पता है। क्योंकि নস্টালজিয়া কে গ্রোট আপ দ্য ফ্যামিলিজ ফ্রম বরিশাল বানুড়িপাড়া বাংলাদেশের, সেই জন্য আমার বাবাদের জন্ম হয়েছিল ওই দেশে, সেই জন্য একটা তো মেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট আছে। প্লাস এত বছর ধরে আমার ক্যারিয়ারের শুরু থেকে আজকে ফ্রম 1978 বাংলাদেশের সঙ্গে আমার স্বপ্ন, কিন্তু প্রচুরভাবে, মানে আমি এটাকে নিজের সেকেন্ড হোম বলেছি, কারণ আমার এত প্রিয়জনেরা এখানে থাকেন, যেখানে গেলে আমার কোনোদিন মনে হয় না যে আমি বাড়ি যাই। जी, तो कस्टमर जो है, बांग्लादेश के कस्टमर जो है, मैं जानता हूं कि वो लोग, मतलब कस्टमर जो है, इनको मैं जब नया नया आया था तब से मैं देखते मुझे समझ में आया है कि कस्टमर जो उनके हैं उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ही रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। बांग्लादेश जब वो जाते हैं, मैं भी तो साथ में जाता हूँ, तो वो लोग सोचते हैं कि वो जितने दिन आए हैं मेरे घर पे ही आए, खाना पीना सब करे और
हमारे साथ रहे, वो लोग कस्टमर है, वो लोग पैसा दे के सामान खरीद रहे हैं, वो लोग ये नहीं सोचते हैं रोज इनविटेशन। हम लोग बांग्लादेश जाते हैं तो हर रोज 2-3 आदमी इनविटेशन देता है। एक दिन सुबह हम लोग प्लान करते हैं, एक दिन शाम को प्लान करते हैं। कस्टमर उनको जितना रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बांग्लादेश के और कहीं और के भी मैं जो देखा हूँ, वो तो मतलब देखने लायक है, सच बता रहा हूँ, देखने लायक है जी। ओके, कस्टमर আমার লক্ষ্মী। बिल्कुल, आप लोग हैं इसलिए हम लोग हैं, तो आप लोग हमारे लिए लक्ष्मी ही है। ओके, টাকা জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস, এটা ছাড়া চলে না। এটাকে প্রায়োরিটি ওয়াইজ হয়তো সবচেয়ে উপরে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু এটা খুব জরুরি, কারণ সকালে উঠে আলু পেঁয়াজের হিসেব করা শুরু থেকে কিন্তু টাকা না হলে চলে না। টাকা না থাকলে প্রেমও জানলা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে যাবে, আপনার থাকবে না, এটা কিন্তু আমি মনে করি। সুতরাং টাকাটা খুব দরকার, কিন্তু সেটা সৎ পথে রোজগার করা উচিত। जी बिल्कुल। इंसानियत, ये मैंने पूछा नहीं, इंसानियत। इंसानियत ऐसा चीज है जो एक अनमोल रतन का माफिक है। মানুষের মনের অন্তরের মণিকোঠায় একটা রত্নর মতো, মানে ইটস লাইক আ ডায়মন্ড। সবার হওয়া উচিত, এটা না থাকলে কোনো মানুষের ইন্ডিভিজুয়াল ইয়ে থাকে না। একটা মানুষ ভালো বা মন্দ সেটাকে অ্যাসেস করার জন্য কিন্তু ইনসানিয়ত থাকা जो खत्म होते दिख रहा है जी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अंदर इंसानियत रखिए, थोड़ा सा इंसानियत रखिए, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगा, मुझे लग रहा है पूरा खत्म हो जाएगा। अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं रहेगा तो वो गलत पे गलती किए जाएगा, लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, भिड़ेंगे, कटेंगे, दुनिया खत्म। मृत्यु নির্মম সত্য, মানুষের জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু হবেই, কিন্তু কিভাবে কখন আসবে সেটা কেউ বলতে পারে না। ইচ্ছে করে তো কোনো কিছু হয় না, ভগবান যখন যার কপালে লিখেছেন নিয়তি তখনই যেতে হবে। তো এটা একটা নির্মম সত্য, এটাকে খুব স্পোর্টিংলি নেওয়া উচিত। সেটার ভয়ে যতদিন বেঁচে আছি সেটাকে নিয়ে সমস্যা তৈরি করে লাভ নেই, যখন যাওয়ার হবে তখন যেতেই হবে। আমার খালি একটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা যে আমার যাওয়াটা যেন স্মুথ হয়, যখন যে আমি যাব তখন যেন চিন্তা করে না যেতে হয়, এমনি চলে যেতে হয়। স্বপ্ন, স্বপ্ন এমন একটা জিনিস যেটা না দেখলে বেঁচে থাকা যায় না। মানুষের বেঁচে থাকার অক্সিজেন যদি কিছু বলেন তাহলে স্বপ্ন। যে স্বপ্ন দেখতে জানে না সে বাঁচতে জানে না। আমি যদি রোজ সকাল উঠে স্বপ্ন না দেখি, আমার যদি ড্রিম না থাকে, তাহলে আমি কি করে বেঁচে থাকবো বলুন? এই সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলবো, জীবনের সাকসেসের একটা মূল মন্ত্র কি জানো? আমার কাছে যেটা মনে হয় 3D। 3Dটা কি জানবে? কি? ড্রিম, ওকে, ডিসিপ্লিন, ওকে, আরেকটা বলবো ডিসরেসপেক্ট। ডিসরেসপেক্টটা কেন? যে লোককে যেটা করা উচিত নয়। নয়। ডিসিপ্লিন করা মানা উচিত, ড্রিম দেখা উচিত, ডিসরেসপেক্ট না করা উচিত। बिल्कुल। So 3 Ds in life will make you a successful person. बिल्कुल। और सपने देखिए, खुले आंखों में भी देखिए और सोए हुए भी देखिए, और उसके लिए मेहनत करिए और खुद को उस लायक बनाइए कि आपका सपना पूरा हो। ओके, उम्र, एज, मुझे पता है उनका Just आंसर, a number, একটা সংখ্যা মাত্র। हमें अनेक बार सुनी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एग्जाम्पल आपके पास बैठे हुए आप लोगों को पता ही है कि वो कितना फैशन करते हैं, कितना खुद को तैयार रखते हैं। शोज में जाते हैं तो शोज पर वही होते हैं, सब लोग मतलब उनको ही पूछते हैं अपना एटा वालो, अपना रोइटा वालो, अपना रोइटा वालो। ओके, फैशन, The way you present yourself. Fashion is a statement. আমরা যেহেতু ডিজাইনার, ফ্যাশন আমাদের কাছে একটা স্টেটমেন্ট। যেভাবে আমি আমাকে নিজেকে লোকের সামনে প্রেজেন্ট করবো সেটাই ফ্যাশন। স্টাইলফুলি যেটা প্রেজেন্ট করা হয় দ্যাট ইজ আ ফ্যাশন। তুমি মডেল, তুমি একটা নিজেকে যেভাবে প্রজেক্ট করো সেটাই তোমার ফ্যাশন, बिल्कुल। আর সেটা যদি ছাড়া থাকে তাহলে আমাদের কোনো আইডেন্টিটি নেই। बिल्कुल बिल्कुल, তাই না? बिल्कुल। আমরা প্রচুর মডেলকে দেখেছি बिल्कुल। যারা যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, ইউ ডোন্ট ফিল লাইক দে আর এ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট, রাইট? बिल्कुल। वो মানুষের জীবনের আমি বলবো मैंने ये सब मतलब उनके हिसाब से नहीं सजाया है, मैंने रैंडमली जो मुझे लगा है कि मुझे ये वर्ड उनको देना है, मैंने ऐसे दिया है। कुछ कुछ वर्ड मैंने उनके हिसाब से भी सजाया है जो वो बहुत पसंद करते हैं। मैंने
হ্যাবিট, হ্যাঁ वो হ্যাবিট। অভ্যেস। আচ্ছা। কারণ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ লাইফ। ওকে। একটা মানুষের সঙ্গে তুমি যখন একটা সাতপাকে বাধা পড়ছো তখন তুমি কি ভাবছো যে আমি তার সঙ্গে জীবনটা কাটাবো। তো এটা একটা অভ্যেস, তার দিকেও অভ্যেস, তোমার দিকেও অভ্যেস, দুটো মানুষ একসঙ্গে থাকলে একটা অভ্যেসে পরিণত হয়। তো রেসপেক্ট, ভালোবাসা, এগুলো তো অনেক সম্পর্কের মধ্যেও থাকে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও থাকে, কিন্তু এটা একটা পরস্পরের প্রতি আমার যেটা মনে হয় একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়। সকালে উঠলি সে মনে করবে তুমি বাজার করে নিয়ে আসবে, তুমি মনে করবে যে সে তোমাকে চা, রান্না, জলখাবারটা করে দেবে। তো এটা একটা অভ্যেস নয় কি? बीवी होती है लाइफ पार्टनर, और उसके साथ अपना अंडरस्टैंडिंग हमेशा बना के रखिए, अच्छे से रहिए, लॉयल रहिए, यही बोलना चाहूंगा। तो मैं जितना उनके बारे में सुना हूँ, उनका जब शादी हुआ था, मैं वो जो वर्ड है ये इसलिए रखा क्योंकि इसमें एक छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोग सुन के बहुत हंसोगे। जब इनका शादी हुआ था, ये पूरा बो पागल, मैंने एक दिन बोला था, आप बहुत मतलब से बांग्ला में बोले ना, बो पागला, बो पागल, ये बहुत बड़े बो पागल थे। मतलब इतना आंटी को लेके घूमना फिरना, जो आंटी बोले वो खरीद के देना, कहाँ कहाँ नहीं घूमे, क्या क्या नहीं किए, मतलब इतना वाइफ से उनको प्यार था, अभी भी है। तो वो एक वो पागल है, पूरा थे वो पागल, इसलिए मैंने वो वर्ड रखा। मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ? ठीक बात। पता नहीं आंटी सुनेंगी तो क्या बोलेंगी। और एक सवाल है मेरा जो लास्ट है, सावन का महीना है, मेरे भोलेनाथ का दिन है, तो भोलेनाथ के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? पावर, सिंबल ऑफ पावर एंड ट्रस्ट। बिल्कुल, पावर एंड ट्रस्ट। पावर और बिल्कुल ट्रस्ट, मेरा ट्रस्ट और भोलेनाथ का पावर। मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा कि मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। बहुत लोग हैं जो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। उसका बहुत सारा रीजन है, और मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसे मेरे साथ खड़े रहते हैं, ऐसे उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, और वो मेरे साथ हैं बिकॉज मैं फील करता हूँ कि मेरे अंदर इंसानियत है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने फायदे के लिए या खुद को अच्छा बनाने के लिए लोगों को बुरा ना बताऊं और लोगों का बुरा ना करूं। मुझे अगर कहीं सच में बुराई दिखता है तो मैं बुरा बोलता हूं। अगर एक दुश्मन के अंदर भी एक अच्छा क्वालिटी है ना, मैं वो लड़का हूं कि वो भी मैं लोगों के सामने तारीफ करने वाला हूं कि वो मेरा दुश्मन है भले, बट उसके अंदर ये क्वालिटी है। तो ये चीज है जो भोलेनाथ मुझे शायद पसंद करते हैं, और भोलेनाथ मेरे साथ है। मतलब একটা ছোট্ট কথা আছে, সব ভালো ভোলেনাথের খুব ভক্ত, তো কিন্তু মাঝে মাঝে না স্বয়ং ভোলেনাথের রূপ রেগে যখন যায়, তখন যে রূপ বেরোয় না, তখন আপনারা যদি সামনে থাকেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে মনে হবে শিব সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর কি, সেই ভোলেনাথ আর কি। সেটা মানে একটুখানি মাঝে মাঝে একটু মানে স্বপ্নে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে ভয়টা লাগে আর কি, মানে ভয় করি না, ওকে প্রচুর ভয় করি ওই জন্য। थोड़ा गुस्सा होता हूँ, बिकॉज मैं गुस्सा ऐसे नहीं होता हूँ, कोई चीज मेरे साथ रिपीटेडली होता है, मेरे साथ कोई चीज अगर रिपीटेडली होता है और वो गलत होता है, और सामने वाले को बहुत बार मैं समझा चुका हूँ कि ये आप गलत कर रहे हो, फिर मैं फट जाता हूँ। तो वो एक मेरा है रूप। लेकिन भोलेनाथ का भक्त हूँ, भगवान मेरे साथ है, भगवान से मैं हमेशा प्रे करता हूँ मेरे साथ रहिएगा, और मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छे से चले। भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ कि मैं इसको बहुत अच्छे से बहुत आगे तक ले जाऊं और बहुत बड़ा करूं इसको। और थैंक यू सो मच आज मुझे टाइम देने के लिए, और वो सच्चाई, वो बातें करने के लिए जो कोई करना नहीं चाहता है। आपने, मैंने बोला और आपने, আমি অন্যের সঙ্গে হয়তো কমফোর্টেবলি এইসব কথা বলতে পারতাম না বা বলতাম না। হ্যাঁ, জি, মুझे पता है, এটা তুমি তাই জন্যই কথা বলে, তুমি জানো যে তোমার 7টা এপিসোড হওয়ার পরে আমি এসেছি কেন, তার কারণ হয়েছে যে আমরা বলতে চাই এবং বলতে পারি। দেখো, প্রথমেই যদি আমি আসতাম, মানুষ কি বলতো যে এরা নিজেরা কাজ করে, নিজেদের হ্যাঁ কি बिल्कुल, তো সেটার জন্যই করি। কিন্তু এখন আমরা কথা বলছি কারণ এটা আমাদের মধ্যে যেটা ন্যাচারালি তৈরি, আমরা সেটাই করি। बिल्कुल बिल्कुल, নিশ্চয়ই তাই, একদম। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैं हर एक गेस्ट को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूँ, तो उनको तो मैं देता ही रहता हूँ उनके बर्थडे पे या इधर उधर। तो क्या ही दूं, मैं जो भी गिफ्ट देता हूँ मैं सोचता हूँ बहुत थॉटफुली हो, बहुत लोगों को पसंद आए, कोशिश करता हूँ। तो इस बार क्या ही गिफ्ट दूं मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, सच बता रहा हूँ कि मैंने तो बहुत सोच के जो बहुत अच्छा गिफ्ट है वो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। और क्या दूं, तो एक
चीज मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये उनका फेवरेट चीज है, छोटा ही होगा बट बहुत फेवरेट चीज है, तो वो उनके लिए लाया हूँ। एक सेकेंड। ये डब्बा, इस डब्बे में क्या है वो आपको वही दिखाएंगे खोल के, और उनका जो खुशी है वो आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो उनका फेवरेट चीज है कि नहीं। मैं आपका हेल्प करूं खोलने में? हाँ जी। ओ ठेकुआ, माय फेवरेट। थैंक यू सो माच। आप जानते हैं ना ये ठेकुয়া অ্যাকচুয়ালি উপেন আমাকে খাওয়া শিখিয়েছে। আমি আগে থেকে অনেক খেতাম, কিন্তু উপেনের দিদি বানিয়ে দিয়েছিলেন 4 বছর আগে যখন আমাকে ছট পুজোতে, তখন সেটা মানে অসাধারণ টেস্ট হয়। আর এটা এইবারে বানিয়ে দিয়েছে ওর বউ, আর ওর বউ ইজ ইকুয়ালি আ ভেরি ভেরি গুড কুক, এবং बहुत दिन से बोल रहे थे कि তোমার দিদি ठेकुआ আমি খুব মানে ये করি, ठेकुआ की एमनी दुकाने पाওয়া যায় না, तो वो दुकान से शायद কি খারাপ খেতে, সেই ठेकुआ पसंद है। तो इस बार घर गया था तो घर से बनवा के लाया उनके लिए। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबको। और प्लीज यही बोलूंगा कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। प्लीज सपोर्ट करिएगा और थोड़ा इंसानियत रखिएगा। कमेंट ना পেলে হবে না কিন্তু রাগ করো। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरा एक पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।